एलिफेंट ऐसा कोई छोटी मोटी चींटी नहीं है जिसको हम कहीं दबा दें कहीं छुपा दें, ठीक है। एलिफेंट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, यानी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तरीके से बना ये इडियम कि जब इंसान बहुत एंशियस होता है, वरीड होता है, जल्दीबाजी में होता है तब वो क्या कर सकता है, अपनी पैंट पहनना भी भूल सकता है। किक द बकेट का आपने अगर शॉट देखा होगा, मेरा, रोमा का और सर का, किक द बकेट क्या होता है, तो अवतार में प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्सपेक्टेड वोकैब भी दी गई, लेकिन जैसे वो अपने खर्चे कम करेगा, जैसे ही अपना खान पान में चीज़ों में कटौती करेगा, हो सकता है उसकी जो बेल्ट है उसका पेट यहाँ से कम होना स्टार्ट होगा। लग्जरी की बजाय, गाड़ियों की बजाय पैदल चलेगा तो पेट क्या होगा, PHSL, MTS, GD, CGL मेन, CGL प्री, CRPF, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। लेकिन पहले अगर कोई इंसान ये बात करता था क्लाउड्स में जाने की तो लगता था पागल है क्या तू, क्या बातें कर रहा है, दिन में सपने ले रहा है, ऐसी बातें पॉसिबल है क्या। ये बहुत अच्छा इडियम है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं है। सोल्ट में क्या होती है, एंटीडोट की प्रॉपर्टी होती है। तो रेसिपी काम करे या नहीं करे, एटलीस्ट सोल्ट तो अपना काम करेगा, ठीक है। हो सकता है उसने एंटीडोट दे की रेसिपी दे दे और वो कुछ काम ही नहीं करे, यानी कि दोनों ही वर्ड्स में क्या रहा, फायदे में रहा, विन विन सिचुएशन में रहा, दोनों हाथों में लड्डू रहा। बहुत इजी है, बच्चों का खेल है, क्योंकि केक बनाना बहुत इजी, हमारे लिए तो नहीं होता। इस बार सीपीओ में ईडियम बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछे गए। बुद्धि के एंड पे पहुंच गया, यानी कि बुद्धि उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है, हमारी बुद्धि के एंड पे पहुंच के भी वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही है। 1 2 3 बार जो है ये इस पेपर में आया था, अलग अलग सेट्स में आया था। तो पढ़ के बता पाता था, हर कोई नहीं पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकता ना, तो उसको पढ़ के बता देता था इसमें क्या लिखा था। और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये पहली बार आया है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इडियम्स को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ओरिजिन के साथ में मैं आपको इडियम्स पढ़ाऊंगी। आपको क्लास में याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और अवतार 2 द इडियम मास्टर, अवतार 2 द इडियम मास्टर में 3000 इडियम्स दिए हैं ओरिजिन के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरी इडियम्स की कंप्लीट पीडीएफ आपके नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे फ्री अवेलेबल है। कोई चार्ज नहीं देना है आपको, 1 रुपया भी पे नहीं करना है, फ्री में आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जरूर डाउनलोड करें। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी ये जो इडियम्स हम करेंगे, ठीक है, विद प्रूफ, ठीक है। ये वाला पेज नंबर के साथ में, एंट्री नंबर के साथ में, ये देखो, ये एंट्री नंबर 2609 और ये पेज नंबर 179, ऐसे सारे इडियम्स को आज हम क्लास में करेंगे, ठीक है। टोटल 80 इडियम्स पूछे गए थे सीपीओ 2024 में, 80 इडियम्स, ठीक है। उन सारे इडियम्स को आज डिस्कस करेंगे। सीपीओ के अंदर आप देखेंगे तो वेटेज बहुत ज्यादा रहता है इडियम्स का। जैसे देखो, टोटल जो है ये 450 हुआ, 450, तो टोटल 450 में से 80 क्वेश्चंस इडियम्स के थे, ठीक है। तो 18% लगभग पार्ट किसका हो गया है, इडियम्स का। तो बहुत ज़्यादा है बच्चे, 18 की अगर हम बात करें तो 18% जो है वो एक टॉपिक के लिए देखें तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आपको ये समझ में भी आएगा कि आगे एग्जाम में किस तरीके के इडियम्स आ सकते हैं, कौन से इडियम्स जो आपको टफ लगते हैं, सारे इडियम्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ओरिजिन से पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ओरिजिन से बेस्ट मेथड, कहानी से बेस्ट मेथड इडियम्स का नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बच्चा रट नहीं सकता है। उसको कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसको जीके में बहुत सारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो वो क्या क्या रटेगा, है ना। तो इसीलिए आपको रटना नहीं है, आपको मैं आज ओरिजिन से ही सारा याद करवा दूंगी, ठीक है। अवतार 1 और अवतार 2, ये अवतार 1 है जिसमें वोकैब है, अवतार 2 जिसमें ईडियम फ्रेजेस हैं, होमोनिम्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, सेइंग्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है। ये दोनों बुक्स और इनकी फ्री पीडीएफ जो है वो नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे है। हार्ड कॉपी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला इडियम है हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। इंस्ट्रक्शन क्या है,
सिलेक्ट द सेंटेंस, हमें इन चारों सेंटेंस में से एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है दैट यूजेस द गिवन ईडियम करेक्टली, जिसमें इस ईडियम का सही यूज किया गया है। ठीक है, इस बार सीपीओ में ईडियम बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया है कि इन चारों में से बताओ भी कौन से सेंटेंस में सही यूज है। डायरेक्ट ईडियम तो आए हैं, सेंटेंस से ईडियम्स भी पूछे गए हैं, इवन वो ईडियम है या नहीं है वो भी पूछा है। जैसे बर्ड्स आई व्यू होता है तो वहां पे गूस आई व्यू लिख दिया, क्रोकोडाइल आई व्यू लिख दिया। ठीक है, एट द 11th आवर आता है, एट द लास्ट आवर लिख दिया कि आपको ये तो पता है क्या कि ईडियम एक्चुअल में कौन सा है। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से ईडियम्स पूछे हैं और सारे आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, इसका ओरिजिन क्या है? आज हमें आसमान में उड़ना यानी आसमान में चलना, आसमान में जाना आसान लगता है। कैसे? हम फ्लाइट में बैठते हैं, हम क्लाउड से गुजरते हैं। लेकिन पहले अगर कोई इंसान ये बात करता था क्लाउड्स में जाने की तो लगता था पागल है क्या तू, क्या बातें कर रहा है, दिन में सपने ले रहा है, ऐसी बातें पॉसिबल है क्या? तो वहीं से ये इडियम बना है कि अपना हेड क्लाउड में रखना, यानी कि दिन में सपने लेना, ख्याली पुलाव बनाना, डे ड्रीमिंग करना। देखो, ओरिजिन दिया है मैंने हर इडियम का। एंट्री नंबर 1201, टू डे ड्रीम, ख्याली पुलाव पकाना, रियलिटी से दूर होना। इसका ओरिजिन 16th सेंचुरी में हुआ था, जब कोई एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ नहीं था। तो बादल जो थे, क्लाउड जो थे, वो इंसान की पहुंच से बहुत दूर थे। तो अगर कोई बादलों को में अपना हेड लेने की बात करता, यानी कि उसको क्या बोलते कि यार ये तो ख्याली पुलाव बना रहा है, सपने देख रहा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है ऐसा होना। तो वहीं से इडियम क्या बना? टू डे ड्रीम एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियलिटी। क्लियर? अब देखो, आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको अभी चूज करना है। मेरे साथ चलते हैं स्टार्टिंग से। शी हैड हर हेड इन द क्लाउड्स बाय वियरिंग अ क्लाउड शेप्ड हैट, उसने अपना हेड क्लाउड में रखा क्लाउड शेप्ड हैट पहन के। बिल्कुल अबसर्ड है, नहीं होगा। They had their heads, उन्होंने अपना सिर क्लाउड्स में रखा by looking up at the sky during a meteor shower, ये भी नहीं होगा। The pilot has his head, पायलट डे ड्रीमिंग कर रहा था while flying a plane, मतलब फ्लाई कर रहा है प्लेन को और सपने दिन में सपने, ख्याली पुलाव नहीं जम रहा है। राइट आंसर होगा ए। He had his head in the clouds, वो दिन में सपने ले रहा था, वो डे ड्रीम कर रहा था, वो ख्याली पुलाव पका रहा था ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और वो डे ड्रीम कर रहा था। है ना इंटरेस्टिंग? तो जब आप ओरिजिन से याद करेंगे तो आपके लिए वर्ड्स को, ईडियम्स को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अवतार 1 में भी मैंने ओरिजिन दिए हैं वर्ड्स के, और अवतार 2 द ईडियम मास्टर में भी 3000 वर्ड्स को इस तरह, ईडियम्स को इस तरह ओरिजिन के साथ दिया है ताकि आप बहुत ईजी वे में ईडियम्स याद कर सको, क्योंकि ईडियम्स के लिटरल मीनिंग नहीं होते हैं। हम याद करते हैं, लिस्ट से पढ़ते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कैसे ये रिलेट होगा क्लाउड्स का और डे ड्रीम का। लेकिन जब वो ओरिजिन से पढ़ता है तो उसके लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है और कभी नहीं भूलता, कहानी सुनता रहता है और याद करता रहता है। तो बहुत ही इजी वे है। क्लियर है बच्चे? हाँ, नेक्स्ट इडियम है दो कल्पना लिसन टू शीतल केयरफुली। यद्यपि कल्पना ने शीतल की बात बहुत ध्यान से सुनी। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रही है। She knew that she should take it with the grain of salt. Grain of salt भी बोलते हैं और pinch of salt भी बोलते हैं, दोनों सेम है। वो जानती थी कि उसको pinch of salt, उसकी बातों को pinch of salt के साथ लेना है। अब किसी की बातों को नमक के साथ लेना है तो अगर लिटरल समझोगे तो नहीं हो पाएगा। इडियम्स लिटरल मीनिंग नहीं होते हैं। इडियम्स किसी सिचुएशन में बने होते हैं, फिर वो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे वो यूज होने लग जाते हैं। देखो, इस इडियम का ओरिजिन क्या है? जो प्लाइनी था, रोमन साइंटिस्ट, उसको एक रेसिपी मिली एंटीडोट की अगेंस्ट द पॉइजन। अब उस रेसिपी पे उसको श्योर नहीं था, वो उसको डाउट था कि ये रेसिपी एंटीडोट का काम करेगी या नहीं करेगी।
ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि इस रेसिपी को सोल्ट के साथ ले लेना, मतलब ये जो रेसिपी है इसको इसके साथ में क्या ऐड करना है, सोल्ट, यानी सोल्ट के साथ इस रेसिपी को लेना है, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि सोल्ट में क्या होती है, एंटीडोट की प्रॉपर्टी होती है, तो रेसिपी काम करे या नहीं करे एटलीस्ट सोल्ट तो अपना काम करेगा, ठीक है। हो सकता है उसने एंटीडोट दे की रेसिपी दे दे और वो कुछ काम ही नहीं करे तो बहुत नेगेटिव हो जाता, तो इसको अपनी चीज पे डाउट था, उसकी सत्यता पे डाउट था, तो उसने बोला कि इसको पिंच ऑफ सोल्ट के साथ ले लेना, एटलीस्ट नमक असर करेगा, एंटीडोट का काम करेगा, ठीक है। तो वहीं से कोई जो इंफॉर्मेशन, कोई जो चीज ट्रू नहीं है, जिस पर डाउट है, जिसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, जिस पर डाउट है, उसके लिए आने लग गया टेक इट विद द पिंच ऑफ सोल्ट या टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सोल्ट। ये इसका पूरा ओरिजिन दिया हुआ है, यहाँ मीनिंग है, एग्जाम्पल के साथ में, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर दिए, देखो यहाँ पर भी ये 2 बार प्रीवियस ईयर में आया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया हुआ है। क्या है, टू बी केयरफुल अबाउट बिलीविंग दैट समथिंग इज कंप्लीटली ट्रू, डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू पे, किसी की बात पे, किसी चीज पे डाउट रखना। जो प्लाइनी जो रोमन साइंटिस्ट था, ये नेचुरलिस्ट हिस्टोरी बुक से इस इडियम का ओरिजिन हुआ है, उसको रेसिपी पे डाउट था, श्योर नहीं था वो, डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, क्लियर। अब हमें यहाँ चूज करना है, अब देखो, एक्सेप्ट इट एज रियली यूजफुल, ये तो उल्टा ही बोल रहा है, नहीं होगा, आप बताते चलो क्या हो सकता है, मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ये तो बिल्कुल अब्सर्ड हो गया, बी टू इट मेटिकुलसली एज टेकिंग सोल्ट, मेटिकुलसली केयरफुली नहीं, राइट आंसर होगा रिगार्ड इट एज एग्जैजरेटेड एंड नॉट कंप्लीटली ट्रू, ठीक है। कंप्लीटली ट्रू नहीं, और ऐसा समझना कि बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा होगा, जैसे ये बातें बता रही थी, लेकिन उसकी बात पे उसको डाउट था, क्योंकि ये पूरी सच बात नहीं है, तो उसने क्या किया, टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सोल्ट, माने किसी चीज की सत्यता पे डाउट होना, ठीक है, उस पर संदेह होना, क्लियर है। नेक्स्ट, रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वॉज अ स्कॉलर, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ो जो क्या थे, स्कॉलर थे, स्कॉलर मतलब विद्वान, स्कॉलर मतलब विद्वान, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है अ क्वियर फिश, क्वियर मतलब होता है स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज के लिए, स्ट्रेंज पर्सन के लिए यूज करते हैं क्वियर फिश। डेयर डेविल जो होता है वो बहुत ही बोल्ड, साहसी जो कार्य करता है, डरता नहीं है। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो जैसे घास फूस होता है जो यूजफुल नहीं होता है, नॉट यूजफुल, तो वैसे ही मैन ऑफ स्ट्रो भी जो यूजफुल नहीं है उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। राइट आंसर होगा अ मैन ऑफ लेटर्स। अब आप सोचोगे मैम मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का आदमी नहीं, अरे बच्चे अपनी दादी से पूछना, पहले टाइम में जिसको भी बोलता है ना चिट्ठी पत्री पढ़ना आता था, ठीक है, मेरी दादी बताती है ये चीज़ कि हमारे टाइम में बेटा जिसको चिट्ठी पत्री पढ़ना आता था ना, इसका मानते थे कि हाँ भाई ये कुछ पढ़ा लिखा है, विद्वान है, समझदार है, ठीक है, इसकी शादी करने के लायक हो गया है, ठीक है। तो वैसे ही पुराने टाइम में जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, चिट्ठियाँ आती थी, लेटर्स आते थे, तो वो लेटर्स को उसके पास लेके जाते थे जो उसको पढ़ के बता पाता था, हर कोई नहीं पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकता था, तो उसको पढ़ के बता देता था इसमें क्या लिखा, तो वो किसकी कैटेगरी में आ गया, विद्वान, किसकी, स्कॉलर, क्लियर। ओरिजिन पूरा आपको लिख कर दिया है, इस इडियम का ओरिजिन एंशिएंट टाइम में हुआ था जब टेलीफोन मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। राजा महाराजा अपने कम्युनिकेशन के लिए लेटर का यूज करते थे, और लेटर हमेशा या तो किसी विद्वान व्यक्ति से लिखवाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, तो वहीं से इस इडियम का मीनिंग क्या हो गया, अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि विद्वान व्यक्ति, अ स्कॉलर इन लिटरेचर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, clear? Next, after his business failed, he had to reduce spending and adjust to a frugal lifestyle.
उसका बिजनेस फेल होने के बाद उसको खर्चा कम करना पड़ा, रिड्यूस करनी पड़ी खर्चा, और एडजस्ट करना पड़ा टू अ फ्रगल। फ्रगल का मतलब क्या होता है? किफायती, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल। अब भी पहले बहुत लग्जूरियस गाड़ियों में आता था, लग्जूरियस लग्जरी यूज करता था, बहुत महंगे कपड़े पहनता था, एक्सेसरीज महंगी यूज करता था। अब उसको थोड़ा सा नीचे इकोनॉमिक लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस क्या हो गया है? फेल हो गया है। अब देखो किक द बकेट का आपने अगर शॉर्ट देखा होगा, मेरा, रोमा का और सर का, किक द बकेट क्या होता है? टू डाई, मर जाना। किक द बकेट, और एक इडियम हमने अभी भी किया था जो नया आया है सीपीओ में, बाय द फार्म। बाय द फार्म और किक द बकेट दोनों का मतलब होता है टू डाई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये होता है सीक्रेट रिवील करना, रिवील द सीक्रेट। सीक्रेट रिवील करना क्या हो जाएगा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जो कील होती है उसके बिल्कुल जो आगे जो पार्ट होता है, जो गोल पार्ट, उस पे अगर हम हिट करेंगे तो बिल्कुल सही जगह हिट करेंगे, इधर उधर करने का कोई फायदा नहीं है, तो बिल्कुल जो सटीक जगह पर अटैक करने के लिए वो आता है। राइट आंसर होगा टाइटन हिज बेल्ट, अपनी बेल्ट को टाइट कर लेना। इसका ओरिजिन भी दिया है। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई आदमी को अच्छा खासा पैसा है, खूब खा पी रहा है, आराम से चल रहा है, लेकिन जैसे वो अपने खर्चे कम करेगा, जैसे अपना खान पान में चीज़ों में कटौती करेगा, हो सकता है उसकी जो बेल्ट है उसका पेट यहाँ से कम होना स्टार्ट होगा। लग्जरी की बजाय, गाड़ियों की बजाय पैदल चलेगा तो पेट क्या होगा? कम होगा। तो जो बेल्ट पहले बांधा करता था वहाँ से क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। तो उस लूज बेल्ट के साथ तो पैंट नहीं पहन सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, जब अपने पैसे भोजन के लिए पूरे खर्च नहीं करेगा तो थोड़ा भूखा रहेगा, धीरे धीरे वजन कम हो जाएगा, वजन कम करने से उसकी पैंट लूज हो जाएगी, तो बेल्ट से पैंट टाइट करनी पड़ेगी। तो बना टू कट वंस एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को कम करना, उनमें कटौती करना। जैसे इसका बिजनेस फेल हुआ तो उसने क्या की? कटौती की। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी आया हुआ है MTS 2020 में। नेक्स्ट, ब्लैक शीप नेव सीधा साधा नहीं होता, मिसक्रिएंट, डिसलॉयल होता है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है। राइट आंसर होगा डिसरेप्यूटेबल। कैसे? देखो, ये भेड़ जो होती थी, तो भेड़ों के झुंड में कभी कभी ऐसा होता था कि ब्लैक कलर की भेड़ पैदा हो जाती थी। अब ब्लैक कलर की भेड़ जो होती है उसको बैड लक मानते थे चारवाए, ये मानते थे कि क्योंकि ब्लैक कलर की ऊन पर कोई भी कलर नहीं चढ़ सकता। जैसे मान लो ये है, दूसरे वाइट और ऑफ वाइट, इन पे तो कोई भी कलर, पिंक, रेड कलर चढ़ जाते हैं, लेकिन ब्लैक कलर पे नहीं चढ़ते थे, और इसके रेट भी कम मिलते थे मार्केट में, कम रेट पे बिकती थी ये, ठीक है। कलर नहीं होता तो कम रेट पे बिकती थी। तो इस वजह से जो ये बोलते थे कि ब्लैक शिप जो है ना, उसको ग्रुप में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मालिक को भी वो अच्छी नहीं लगती थी, तो वो अलग ही दिखती थी पूरे ग्रुप में, बाकी सब अलग और ये अलग। तो वहीं से इस ईडियम का यूज डिसरेप्यूटेबल पर्सन के लिए, कुकलंक के लिए यूज करने जाने लगा। जैसे हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज ऑफ बैड कंडक्ट, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। बैड कैरेक्टर, वर्थलेस या सेल्फिश पर्सन, या डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली, क्या होगा? ब्लैक शीप। क्लियर? और MTS में, CPO में, CHSL में, स्टैनोम में ये वर्ड बार बार पूछा, इडियम बार बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट, ignoring his father's warnings, he said an elephant in the room to his mother. रूम में एलिफेंट होना, ठीक है, रूम में एलिफेंट होना। अब देखो, एलिफेंट गॉट स्टक इन द रूम, ये तो लिटरल हो गया, ये नहीं होगा। समवन बिगिंस टू सस्पेक्ट, ये नहीं होगा। समवन हाइडिंग, मतलब
चूहा बिल्ली जैसे चीजें भी रूम में नहीं छुप सकती, तो एलिफेंट इतना बड़ा है, उसको तो कहाँ ही छुपाएंगे, छुप ही नहीं सकती वो चीज। तो यार राइट आंसर है बी, देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। एलिफेंट ऐसा कोई छोटी मोटी चींटी नहीं है जिसको हम कहीं दबा दें कहीं छुपा दें, ठीक है। एलिफेंट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, यानी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो दिखाई देगा। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपके सामने है, जो ऑब्वियस है, जो आपको दिख रही है, वो एलिफेंट जितनी बड़ी है, मतलब अब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है चूहा बिल्ली आपकी नजरों से ओझल हो जाए, आपको नहीं दिखाई दे, आपके सामने नहीं आए, लेकिन एलिफेंट होगा तो दिखेगा, ठीक है। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी ऑब्वियस प्रॉब्लम जिसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता पर दिख तो रही है हमको, क्लियर। और ये आया हुआ भी है सीपीओ में, पहले आया हुआ है 2022 में, जीडी में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है। नेक्स्ट, निप इन द बड, ठीक है। निप इन द बड, बड मतलब जो कली होती है फ्लावर की, ठीक है। निप का मतलब किसी को पिंच कर देना, किसी जैसे चुटकी ऐसे काट देना, या किसी को हार्म करना, डैमेज कर देना, ठीक है। तो इस इडियम को देखो, जैसे जो फ्लावर की बड है, अगर उसको मेच्योर होने से पहले ही हार्म कर दिया जाए, डैमेज कर दिया जाए, उसको ऐसे काट दिया जाए, तो क्या होगा, वो प्रोग्रेस होने से पहले ही क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वही इस इडियम का मीनिंग है। ओरिजिन भी लिख कर दिया आपको, बड मतलब कली है, इसको मेच्योर होने से पहले काट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट इज मेच्योर। यहाँ देखो हो गया, अर्ली स्टेज पे किसी को चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना मेच्योर होने से पहले। और बहुत बार एग्जाम में सीडीएस में भी ये इडियम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, we need to make sure that criminals like these get more from the authorities than a very mild punishment। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये मीनिंग गिवन है, a very mild punishment, ठीक है। इसका ईडियम हमें बताना है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमें ईडियम और उनके मीनिंग बताने थे, यहाँ हमें ईडियम का मीनिंग दिया हुआ है, ईडियम फाइंड करना है। ये देखो, सबसे पहले एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आता है, अपना निजी स्वार्थ के लिए, ये नहीं होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ कोई अच्छी चीज जो छुपी हुई थी, हमें लग रहा था कि कुछ संकट है लेकिन उसमें कुछ अच्छा निकल के आया, ठीक है, ये भी नहीं होगा। टेस्ट ऑफ दियर ओन मेडिसिन, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा अ स्लैप ऑन द रिस्ट। देखो, जब किसी के थप्पड़ गाल पे पड़ता है तो वो बहुत जोर से लगता है, फिजिकली और मेंटली इंसान परेशान होता है, अपनी बेइज्जती, इंसल्ट भी महसूस करता है। लेकिन जनरल ऐसे थप्पड़, स्लैप ऑन द, तो वो जैसे दोस्तों में और ऐसे बात करते हैं लोगों में आपस में, तो एक बहुत ही कॉमन माना जाता है, स्लैप ऑन द रिस्ट। तो वहीं से ये बन गया अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। क्लियर है। अगर उसकी फेस पर थप्पड़ पड़े या रिस्ट पर, तो फेस वाला तो ज्यादा हार्श लगता है, रिस्ट पर नहीं लगता है, तो कम सजा मिलना। लाइट पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट के लिए क्या आएगा, गॉट द स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे ईडियम्स आपकी अवतार 2 द ईडियम मास्टर में गिवन है, और ये एंट्रीज वहीं से ली हुई है, ठीक है। ये सारे पेज नंबर, एंट्री नंबर जो है वो वहीं के हैं, ये पेज नंबर भी आपकी बुक के है, विद प्रूफ आपको सारे ईडियम्स में करवा रही हूँ। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन मतलब मोटा हो, मोटा या पतला, हर चीज से, ठीक है। अब देखो, इसका ओरिजिन भी बहुत अच्छा है। 13th सेंचुरी में ये इंग्लैंड से हुआ है। इंग्लैंड में कहीं कहीं तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट थे और कहीं बिल्कुल छोटी ऐसे घास थी, ठीक है, तो थिन एरिया थे। तो कोई भी पर्सन अगर इंग्लैंड में ट्रैवल करता था तो उसको घने जंगलों से भी गुजरना पड़ता था और घास से भी जाना पड़ता था। तो वहीं से इस इडियम का यूज हो गया हर परिस्थिति में गुजर, हर परिस्थिति से गुजरने के लिए, हर
तरह के सर्कमस्टांसेस के लिए, हर सिचुएशन के लिए। क्लियर? जैसे देखो, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, अंडर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस, थ्रू डिफिकल्ट टाइम, हर तरह के टाइम के लिए। ठीक है, अब यहां आंसर बताओ आप। नेवर गिविंग अप ऑन अ गोल, फ्रेंडशिप, समटाइम्स थिन समटाइम्स थिक, नहीं, always supporting someone even if there are problems or difficulty, किसी को हमेशा सपोर्ट करते रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो क्या होता है? थ्रू थिक एंड थिन। और ये शायद ही कोई एग्जाम बचा है जिसमें ये नहीं आया है, सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अवतार 1 और अवतार 2 में मैंने पिछले 25 सालों में आए हुए सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर को ऐड किया है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड भी है, ऐसे भी हैं जो पहले किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, ऐसे भी हैं जो सीपीओ में इस बार पहली बार पूछे हैं और आपकी बुक में गिवन थे। और एक बात बता दूं, जो लिस्ट कंपाइल करके देते हैं लोग प्रीवियस ईयर की, उसके भी पैसे लेते हैं। मैं तो आपको लिस्ट नहीं, आपको उसके एग्जाम्पल के साथ, ओरिजिन के साथ, कहानी के साथ याद करवा रही हूँ, और वो भी फ्री में दे रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड लक, गुड लक विश करने के लिए इसका हमारा एक शॉर्ट भी आया था। ठीक है, ब्रेक अ लैग, ये आपने सुना भी होगा। ब्रेक अ लैग जो होता है गुड लक विश करना। अब आप सोचोगे कि बोला तो जा रहा है ब्रेक अ लैग, लेकिन विश करना कैसे हुआ? इसका ओरिजिन थिएटर से है। थिएटर में जब लोग स्टेज पे परफॉर्म करने जाते थे तो किसी को बेस्ट ऑफ लक या गुड लक विश करना शुभ नहीं मानते थे, तो वो उल्टा बोलते थे ताकि उसका उल्टा हो जाए, जैसे वो बोले उसका उल्टा हो जाए। तो वो विश करते थे ब्रेक योर लैग, मतलब नुकसान हो, तुम्हारा कुछ नुकसान हो, तुम्हारी टांग टूट जाए। इसका उनका इंटेंशन होता था कि तुम्हारे साथ तुम्हारा लक काम करे, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। क्लियर? तो वहीं से विश समवन गुड लक के लिए क्या आने लगा? ब्रेक अ लैग। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, ये हमने पहले भी किया हुआ इडियम, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या होता था? देखो, अब तो एनेस्थीसिया आ गया है, एनेस्थीसिया लेने के बाद में पेन का एहसास नहीं होता है। पहले क्या होता था, जब एनेस्थीसिया नहीं था तो जब लोग डॉक्टर सर्जन जो होते थे ऑपरेशन करते थे, तो ऑपरेशन में उस दर्द से जो पेशेंट है वो अपनी जीभ भी नहीं काट ले, एकदम दर्द होता है तो इसलिए वो उसके मुंह में बुलेट दे देते थे, और बुलेट को मुंह में रखता था तो जितना भी उसके दांतों का जो जोर है वो उस बुलेट पे लगाता था। ठीक है, एनेस्थीसिया नहीं होता तो सोल्जर्स को डॉक्टर के दर्द से ध्यान बुलेट को दांतों में देते थे ताकि सर्जरी के टाइम वो अपनी जीभ नहीं काट ले। तो वहीं से बाइट द बुलेट बना, टू फेस अनप्लेजेंट सिचुएशन, क्योंकि जो सर्जरी की सिचुएशन है दैट इज नॉट प्लेजेंट, दैट इज अनप्लेजेंट। तो अनप्लेजेंट सिचुएशन को फेस करना क्या बना? बाइट द बुलेट। अब यहाँ देखो, अवॉइड नहीं होगा, हेल्प नहीं होगा, ईट नहीं होगा, क्या होगा? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये भी शायद ही कोई एग्जाम बचा है जिसमें नहीं आया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सैक्रेड काउ, सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। क्या होता है? पवित्र, पायस, हार्मफुल नहीं होगा। इंटरोगेट मतलब पूछताछ करना नहीं होगा, हेटफुल नहीं होगा। राइट आंसर होगा अनक्वेश्चनेबल, जिस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सके, अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, सैक्रेड यानी सम्मानीय, जिसकी आलोचना नहीं हो सकती। जैसे हिंदू धर्म में काऊ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय, और गाय की हमारे हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। तो इसकी आलोचना करना हमारे लिए भगवान की आलोचना करने के समान है। ठीक है, तो वहीं से इस इडियम का यूज सम्मान के लिए, जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती, यानी जिस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता।
सकता। एक ऐसा कस्टम, ऐसा सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम और बहुत सारे लोग सोचते हैं शुड नॉट बी क्वेश्चन और क्रिटिसाइज, जिसकी आलोचना नहीं कर सकते, इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन थिन आइस। थिन मतलब पतला, आइस पे होना, ठीक है। आइस पे स्कैट्स भी आपने किए होंगे, स्कैटिंग भी करते हैं, आइस पे चलना, आइस पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। अगर वो आइस थिन हो तो क्या होगा? बहुत रिस्की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्की पोजीशन के लिए आता है ऑन थिन आइस। और ये ऑन थिन आइस ईडियम जो है वो 1, 2, 3 बार जो है ये इस पेपर में आया था, अलग अलग सेट्स में आया था। एक ही ईडियम 3 बार पूछा गया था। अब यहाँ देखो इसका ओरिजिन नीदरलैंड से हुआ है। कहाँ से? नीदरलैंड में, जहाँ पर सर्दियों में जो समुद्र और नदियाँ थी वो क्या होती थी? जम जाती थी और कुछ एरियाज में बर्फ इतनी पतली होती थी कि उस पर अगर स्कैटिंग करेंगे तो आइस के ब्रेक होने से क्या रहता था? रिस्क रहता था। तो वहीं से इस इडियम का यूज खतरे में होना या खतरा मोल लेने के लिए होने लगा, ठीक है। ये देखो, डूइंग समथिंग रिस्की ऑन थिन आइस आ सकता है, स्कैटिंग ऑन थिन आइस आ सकता है, वॉकिंग ऑन थिन आइस आ सकता है, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस आ सकता है, प्रिकेरियस मतलब डेंजरस और रिस्की सिचुएशन, ठीक है। यहाँ देखो वापस आ गया स्कैटिंग ऑन थिन आइस, तो हार्डवर्क नहीं होगा, इंजॉइंग नहीं होगा, गोइंग ऑन हिल स्टेशन नहीं होगा। राइट आंसर होगा बी, बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है। ये अलग शिफ्ट में आया हुआ है, ये 27 को आया हुआ है, ये 28 वाले शिफ्ट में था और आपका ये जो है ये 27 की शिफ्ट 1 में। इसमें क्या किया है कि ईडियम को इन चारों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस में प्रॉपर यूज किया गया है वो बताना है। ये बताना है कि इन चारों सेंटेंसेस में से इस ईडियम को कौन से सेंटेंस में प्रॉपर यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, they were on thin ice when they were scattered on the frozen lake। तो ये तो लिटरल मीनिंग है और इडियम्स जनरली लिटरल होते नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। she was on thin ice while trying to balance on tight rope, ये भी नहीं होगा। They were on thin ice due to the icy condition, ये लिटरल ले रहे हैं, आइस को आइस ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर आइस ऑन द रोड ईडियम है जिसका मतलब है रिस्की सिचुएशन। तो राइट आंसर होगा सी, he was on thin ice after making a controversial statement। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद क्या हो गया था? रिस्की सिचुएशन में फंस गया था। क्लियर? वो कहाँ था? रिस्की, क्योंकि पहले तो उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारी रिस्क आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? स्कैटिंग ऑन थिन आइस। नेक्स्ट, इन लाइफ देयर विल बी मैनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू चूज। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको चूज करना पड़ता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि डेविल यानी शैतान या गहरा नीला समुद्र का पानी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ठीक है। मतलब ऐसी दोनों बेकार की चीजें जिनमें से एक को चूज करना है, ठीक है। टू इन डीप सी नहीं होगा, गुड कंडीशन नहीं होगा, चूज वाइजली नहीं होगा। राइट आंसर होगा टू बी इन डिलेमा टू चूज। डिलेमा मतलब दुविधा, डिलेमा मतलब दुविधा। क्लियर? इसको आप वैसे समझिए तो वैसे भी समझ सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां एक तरफ शैतान है एक तरफ समुद्र है, तो कहाँ जाएंगे आप, ठीक है। और दूसरा इसका जो ओरिजिन है वो ये है कि एंशिएंट टाइम में जो सेलर्स होते थे, तो वो जब गहरे नीले समुद्र में जा रहे होते थे, सेल कर रहे होते थे, तो उनके जो जहाज में काफ़ी देर चलता था तो तख्ते के चारों ओर सिलन आ जाती थी, उस सिलन को वो डेविल बोलते थे।
अब वो जब डेविल के ऊपर अगर वो कुछ लगाए नहीं, उसकी मरम्मत नहीं करे, उसको डेविल बोलते थे, उसको ढकना होता था, उसकी मरम्मत करनी होती थी, तो नीचे उतरना पड़ता था पानी के अंदर कुछ सहारे से। तो एक तरफ पानी है, एक तरफ वो डेविल है, बीच में इंसान फंसा हुआ है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसने के लिए क्या आता है, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन क्या हो गया, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ये भी कई बार आया हुआ है, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, बोथ चॉइसेस दैट आर इक्वली अनप्लेजेंट। क्लियर? हाँ, देखो हम जिस तरीके से इडियम्स पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन बोला और उसका एक जैसे क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया, उससे क्या होगा, बच्चे के मेमोरी में वो रहेगा ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कहानियों से पढ़ते जा रहे हैं, इससे आप कभी भूलोगे ही नहीं। और अगर आपने ये कहानी अपने किसी दोस्त को सुना दी तो दोस्त का तो भला होगा ही होगा, आपका ज़्यादा भला होगा, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों का भला, कर भला तो हो भला। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि जो दूसरों की हेल्प करते हैं, भगवान उनकी हेल्प करते हैं, तो हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखना है, और इसमें तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कहानियाँ सुनना आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सुनने में, आप अपने दोस्त को भी सुनाओ। नेक्स्ट, आफ्टर 2 hours of wandering in the desert, we realized we were on a wild horse race. 2 घंटे तक डेजर्ट में, रेगिस्तान में भटकने के बाद में हमें लगा कि हम जो है वो यूजलेस सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या किया है, यहाँ पर इन पांचों, ये 5 है, इन 5 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो रियल में ईडियम है, बाकी ईडियम है ही नहीं। ठीक है, वाइल्ड जैकाल हंट ये ईडियम नहीं है, वाइल्ड कार्पेट ये ईडियम नहीं है, वाइल्ड शैडो ईडियम नहीं है, ईडियम है वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड हॉर्स रेस, ये ईडियम नहीं है। तो अब इसने एक आपका टेस्ट कर लिया कि आपको एटलीस्ट ये तो पता है क्या कि ईडियम कौन सा है। मैंने कहा था ना आपको, बहुत अलग अलग तरीके से ईडियम्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ उस ये टेस्ट कर रहा है कि भी इसमें से यही बता दो भाई कि कौन सा ईडियम होता है। वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है एक यूजलेस या फ्यूटाइल एफर्ट। ठीक है, ये गूज से ही बना है। जो गूज होता है ना, वो हमेशा, जंगली हंस जो होता है गूज, वो हमेशा अपने लीडर को फॉलो करता है, जहां पर उसका लीडर जाता है उसके पीछे, उसको पता नहीं होता, बस वो चलता रहता है। ठीक है, वहीं से इस ईडियम का यूज किसके लिए हो गया, यूजलेस या फ्यूटाइल सर्च। क्लियर है, फुलिश या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, वर्थलेस हंट, फ्यूटाइल, यूजलेस सर्च। नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई, ये हमने शॉर्ट्स में भी किया था। जब पिग्स उड़े, पिग्स उड़ सकते हैं क्या, सोचो, इमेजिन करो, क्या पिग्स कब ऊपर आसमान में पिग्स उड़ रहे हो, नहीं हो सकता ना। यानी ऐसी सिचुएशन जो कभी हो ही नहीं सकती, जो ऐसी घटना जो पॉसिबल ही नहीं है घटित होना, वो होती है पिग्स फ्लाई। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी भी नहीं घटित होगा। something or a time that will never happen, something that is impossible, something that is not possible, जो घटित नहीं हो सकता, घटित नहीं होगा, वो है when pigs fly. Next, he always takes up difficult tasks, those which are beyond his capabilities. ऐसे टास्क ले लेता है जो उसकी कैपेबिलिटी, जिसके बस का नहीं है। हम बोले तेरे बस का नहीं है, ये काम क्यों कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, ये मीनिंग दे दिया है। यहाँ क्या दिया है मेरे बच्चे, मीनिंग दिया है। मीनिंग दे करके पूछा जा रहा है क्या, ईडियम। मीनिंग देकर क्या पूछा जा रहा है, ईडियम। टांग खींचना नहीं होगा, बोट अपॉर्चुनिटी मिस कर देना नहीं होगा, नो पेन नो गेन, अगर कुछ पाना है तो पेन लेना पड़ेगा, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। जैसे छोटा बच्चा कई बार बहुत बड़ा बाइट मुंह में ले लेता है जिसको वो चबा नहीं सकता, उसके बस का ही नहीं है, उसके मुंह इतना बड़ा नहीं है कि उतना बड़ा बाइट ले ले।
वैसे ही तो हम क्या बोलते हैं, ये तेरे बस का ही नहीं है, फिर क्यों तूने ऐसे कर रहा है। इसका ओरिजिन टोबैको से हुआ है। टोबैको का पहले क्या आता था, टोबैको ऐसे लेयर की फॉर्म में, सॉलिड केक की फॉर्म में आता था। तो टोबैको का जो बाइट है वो इतना बड़ा ले लिया है कि वो चबाया ही नहीं जा रहा है। टोबैको वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो नेगेटिव ही है हर तरीके से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐसी टास्क, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जो आपके लिए बहुत बड़ी है, ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी जिसको अलाउ नहीं करती है, जो आपके बस का नहीं है। क्लियर। और ये आपका 2-3 बार आया हुआ एग्जाम में। यहाँ देखो, ये पहले तो आया है आपका 28 को, 28/6/2024 शिफ्ट 2, फिर 29 को आया है ये। इसमें भी इसने आई टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैन वन कैन मैनेज, जितना कोई एक इंसान मैनेज कर सकता है उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया मैंने, यानी क्या हो गया है, बाइट ऑफ मोर देन आई कैन चू। नेक्स्ट, John was always filling the blank about becoming a millionaire without doing any hard work. जॉन जो है वो मिलियनियर बनना चाहता है। आजकल वीडियोस को इधर उधर की देखकर हर कोई मिलियनियर बनना चाहता है, पर बिना मेहनत किए। तो बिना मेहनत किए तो मिलियनियर नहीं बन सकते, वही हार्डवर्क के बिना। तो देखो, तो यहाँ पर अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब बटा टी कप में तूफान आना, यानी छोटी तुच्छ चीज़ों पे बहुत बड़ा बवाल हो जाना, ये नहीं होगा। ईटिंग लाइक अ हॉर्स, यानी बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा, जैसे ईट लाइक अ बर्ड होता है बहुत कम खाना, ईट लाइक अ हॉर्स होता है बहुत ज़्यादा खाना। हैविंग एन एज अप हिज स्लीव, ये स्लीव्स ये जनरली सीक्रेट एडवांटेज के लिए आता है। राइट आंसर होगा दिन में किला बनाना, दिन में किले बनाना हम हिंदी में भी बोलते हैं। बिल्डिंग कासल इन द एयर, मतलब ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग, कि ऐसा हो जाएगा मैं मिलियनियर बन जाऊंगा, बिना मेहनत किए नहीं है। अगर मिलियनियर क्या, बिलियनियर भी बन सकते हो, ट्रिलियनियर भी बन सकते हो, लेकिन कब, मेहनत से। ठीक है। इसका ओरिजिन स्पेन से हुआ है। स्पेन में क्या था उस टाइम, मूरिश लोगों का नियंत्रण था, वो बहुत ही बारबेरस थे और जो किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ देते थे। तो उस टाइम पे स्पेन में कासल, किला बनाना तो बहुत ही एक सपना सा हो गया था, कि ड्रीम हो गया कासल। ठीक है, तो वहीं से इडियम हो गया टू बिल्ड कासल इन द एयर, जो है यानी दिन में सपने देखना, ड्रीम लेना, ख्याली पुलाव बनाना, इम्पॉसिबल टास्क को सोचना। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर जो बहुत ही बेसिक फूड होता है, ठीक है, ब्रेड और बटर। अब यहाँ देखो, कंफर्टेबल लिविंग, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में खाते हैं, मनी मेकिंग तो नहीं होगा। मतलब एक बिल्कुल ही बोले ना सिंपल सी चीज़, रोटी जो होती है ब्रेड, तो उससे सिंपल क्या होगा। तो जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए क्या आता है, जीवन यापिका के लिए ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो इसका ओरिजिन भी यूरोप से, यूरोप और इंग्लैंड में कई जो फार्मर्स थे वो खाने में सिर्फ ब्रेड एंड बटर ही खाते थे, क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप में उस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके अलावा कुछ खरीद सके। तो ब्रेड एंड बटर को ही एक साधन के रूप में जीवन यापन के लिए वो यूज़ करते थे, आजीविका का साधन था। वहीं से ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। क्लियर। और ये ब्रेड एंड बटर एक बार नहीं, 2 बार, ये देखो ये लाइवलीहुड यहाँ पर भी आया है, ये अलग अलग शिफ्ट में आया है, 28 को, ये 27 को, बहुत सारे इडियम्स रिपीट हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द पेंडेमिक, जैसे अभी कोविड था, ऐसे पेंडेमिक के बाद हिज बिजनेस क्रम्बल्ड एंड ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बिजनेस तो क्रम्बल हो गया और वो बहुत ही बेकार डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया। ठीक है। अब यहाँ 4 इडियम है, इनमें से चूज करना है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, कि एकदम नीला आकाश है अचानक से बिजली आए, तो अनएक्सपेक्टेड के लिए आता है। गिव अ कोल्ड शोल्डर, किसी चीज को किसी को इंसान को किसी को जानबूझकर इग्नोर करना, अवॉइड करना, कोल्ड शोल्डर देना, ये भी मैंने शॉर्ट में करवाया है। पुल लास्ट रो, लास्ट फाइनल डिसीजन के लिए आता है, लास्ट फाइनल के लिए। राइट आंसर होगा बी इन अ टाइट कॉर्नर, यानी टाइट कॉर्नर में होना, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, मतलब टाइट अपने आप में ही डिफिकल्टी को बता रहा है। एक ऐसे कॉर्नर, एक ऐसे टाइट कॉर्नर में होना जो बहुत मुश्किल भरा है, डिफिकल्ट है, जिससे एस्केप, इस सिचुएशन टू एस्केप फ्रॉम, मुश्किल हालात में।
नेक्स्ट, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट के साथ में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बट गुड नेचर्ड, लेकिन वो नेचर का क्या है, अच्छा है, दिल का अच्छा है, दिल का साफ है। अब यहाँ देखो, His eyes are bigger than his stomach, नहीं हो सकता, आईज है वो स्टमक से बड़ी कैसे हो सकती है, बड़ा, he has a big mouth नहीं होगा, हार्ट बीट मिसेस नहीं होगा, his heart is in the right place, हम बोलते हैं ना उसका दिल सही जगह है, यानी कि दिल का अच्छा है, नेचर का अच्छा है। स्ट्रिक्ट होना अलग बात है, दिल का साफ होना अलग बात है। तो हार्ट इन द राइट प्लेस हो जाएगा, टू हैव गुड इंटेंशंस, जिसके इंटेंशंस इरादे जिसके अच्छे हैं, नेक है, साफ मन का है। नेक्स्ट, रीना डिसाइडेड नॉट टू गो टू वर्क टुडे, रीना ने डिसाइड किया आज काम पे नहीं जाना है, बिकॉज शी वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वो कैसा फील कर रही है, बीमार। अब फीलिंग सिक के लिए यहाँ पर क्या इडियम यूज होगा, यहाँ देखो, फिट होना, फिट एज अ फिडल, फिडल जो एक होता है वायलिन टाइप जो फिट होता है, उन्हें फिटनेस की, अगर उसके तार प्रॉपर होंगे तभी वो अच्छा साउंड क्रिएट करेगा, तो ये तो फिट है, जबकि ये बोल रही है कि मैं बीमार हूँ, तो ये तो नहीं होगा। सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब डिसाइड नहीं कर पाना सही गलत, जैसे फेंस होता है ना खेत के या किसी प्लॉट के चारों तरफ जो तारबंदी होती है, वहाँ पर बैठा, अब इधर इधर डिसाइड नहीं हो रहा है। गो डाउन इन फ्लेम्स जो है फेल के लिए आता है, डिस्ट्रॉय, फेल करने के लिए। राइट आंसर होगा अंडर द वेदर। ये बहुत अच्छा इडियम है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब यहाँ से दिख रहा है कि कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आया हो। इल होना, सिक होना, बीमार होना, ठीक है। इस इडियम का ओरिजिन शिप से है। समुद्र में जो बहुत तेज़ हवाएं चलती थी, तो जो बहुत तेज, तो जो क्रू मेंबर्स होते थे, बारिश आती थी, हवाएं चलती थी, तो बारिश में भीग जाते थे, तो वेदर से बचने के लिए वो शिप के जो लोअर डेक है ना वहाँ चले जाते थे, ताकि वो बीमार नहीं पड़ सके और वेदर के कारण उनकी तबीयत खराब नहीं हो। तो यार वेदर के अंडर रहेंगे तो क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो वहीं से इडियम बना अंडर द वेदर, यानी बीमार होना, सिक होना, ठीक है, इल होना। नेक्स्ट, ये भी इडियम अंडर द वेदर फिर से यहाँ पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में। फीलिंग हैप्पी, एनर्जेटिक नहीं होगा, एडवेंचरस नहीं होगा, वरिड नहीं होगा, क्या होगा, डी, शी इज नॉट फीलिंग वेल और इज अ बिट सिक, फीलिंग वेल नहीं है, सिक है। हाँ, नेक्स्ट, चिप ऑन द शोल्डर, चिप ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे चिप होना, यानी कि जब कोई, जैसे पहले के टाइम में जब कोई इंसान किसी से राइवलरी है, कोई दुश्मनी है, किसी से कोई ग्रज है, तो वो क्या करता था, एक लकड़ी का टुकड़ा अपने शोल्डर के पास लेकर घूमता था, यानी कि उससे वो क्या शो करना चाहता था, लकड़ी के टुकड़े को लेकर ये शो करना चाहता था कि उसके अंदर क्या है, ग्रज की फीलिंग है, वो लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वहीं से बना कैरी अ चिप ऑन शोल्डर, यानी कि किसी के प्रति गुस्सा करने का तरीका, क्योंकि उसने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है, कुछ खराब किया, तो उस ग्रज को, उस फीलिंग को वो लेकर घूमता था, ठीक है। तो हैप्पी नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, इलेटेड नहीं होगा, क्या होगा, ऑफेंडेड। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, ड्रॉप यानी इमीडिएटली। अब देखो, ऐसे नहीं कि हैट गिर गई तुरंत उठा लिया तो इमीडिएटली हो गया, नहीं, ऑरिजन होता है। ऑरिजन क्या है कि पहले टाइम पे जब रेस या फाइट शुरू करवानी होती थी तो ड्रॉप करते थे, किसको गिराते थे, किसको, हैट को। जैसे ही हैट को गिराते थे वैसे ही तुरंत रेस स्टार्ट हो जाती थी, इमीडिएटली रेस स्टार्ट हो जाती थी। तो वहीं से ये एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट क्या बना, इमीडिएटली। क्लियर? और यहाँ पर हैट की जगह डाइम को भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग, दोनों का सेंस एक ही आएगा, इमीडिएटली। नेक्स्ट, हिट द सैक, हिट द सैक बहुत बार आ चुका है, गो टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप, ठीक है। हिट द सैक होता है, हिट द रोड होता है, हिट द रोड यानी कि जर्नी स्टार्ट करना,
ठीक है, एग्जाम डेट्स आ चुकी है, अब आपको बुक्स को हिट करना चाहिए। हिट द बुक्स यानी हार्डवर्क करना, पढ़ना स्टार्ट करना, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट कर देना पढ़ना। ठीक है, हिट द रूफ या हिट द सीलिंग गुस्से के लिए आता है कि मतलब इतना गुस्सा हो गया कि वो यहाँ से सीलिंग से भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हिट द सैक। अब हिट द सैक का जो ओरिजिन है, सैक एक बोरे को बोलते हैं, बोरा। अभी तो बहुत अच्छे मैट्रेसेस आ गए हैं, हम आराम से उन मैट्रेस पे सो पाते हैं। पहले जो था वो बोरे, घास के फूस के बोरे होते थे, उन बोरों को सोने से पहले थोड़ा सा हिट करते थे ताकि उनमें कोई तिनका नहीं हो। तिनका होगा तो वो रात में चुभ जाएगा, तो वो सोने से पहले ऐसे से हिट करते थे, कोई चुभने वाली चीज़ हो तो दब जाए। तो वहीं से हिट द सैक का मीनिंग क्या हो गया, गो टू स्लीप या गो टू बेड। अगर हिट द हे दे तो भी मीनिंग सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, योमैन सर्विस। योमैन सर्विस होती है, देखो योमैन एक फार्मर्स की क्लास होती थी। किसकी? फार्मर्स की। जो योमैन थे वो अपने मास्टर के लिए काम करते थे और बहुत ही हार्डवर्क और लेबोरियस होते थे। उनके सर्विस को बोलते थे योमैन सर्विस। धीरे धीरे इस इडियम को गुड, हार्ड वर्क, वैल्यूबल, दैट समवन डज स्पेशली टू सपोर्ट अ कोज और टू हेल्प इन नीड, उसके लिए क्या आने लगा, योमैन सर्विस। यूजफुल, हेल्प इन नीड, सोशल वर्क। ठीक है, पहले फार्मर्स से था और फिर धीरे एक्सटेंड होके, मॉडिफाई होके सोशल वर्क के लिए या हेल्प करना किसी की ज़रूरत में, उससे जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड or and fair and square deal to the citizen of this country। देखो, फेयर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फेयर का एक मीनिंग होता है मेला, ठीक है, बुक फेयर। फेयर का एक मीनिंग वेरी क्लियर भी होता है, ठीक है, तो फेयर मतलब बिल्कुल क्लीन है, उस पर कोई दाग नहीं है, कुछ धब्बा नहीं है। ठीक है, और स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइड बराबर है, मतलब वो किसी से कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो बहुत ही ऑनेस्ट, बिल्कुल क्लियर, जिसमें कोई धब्बा नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो होता है फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ इसका ओरिजिन भी लिख के दिया है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, ऑनेस्ट है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ, ईमानदार के लिए। क्लियर? स्क्वायर यानी जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। नेक्स्ट, बी इन सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन, ये इस्लाम और जुडिज्म में सेवेंथ हेवन को सबसे हाईएस्ट लेवल का हेवन, गॉड का स्थान माना है, जहाँ पर आनंद ही आनंद, इंजॉय की प्राप्ति होती है। और वहीं से इस इडियम का यूज हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए हो गया। क्या? बी इन सेवेंथ हेवन। और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, यार वो तो 7वें आसमान पे है, क्लाउड 9 पे है। ठीक है, 7th हेवन पे, यानी बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का ओरिजिन भी दिया हुआ है, ये थोड़ा नया ही था, 1-2 बार ये एग्जाम में आ चुका है। कोई चीज़ पूरी तरह फेल हो जाना, क्या हो जाना, फेल, फ्लेम्स में चली जाना, यानी क्या हो गई है, पूरी तरह से फेल हो गई है। कैसे? यहाँ देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस इडियम का ओरिजिन हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइटर प्लेन को यूज़ किया गया था। जब फाइटर प्लेन में कोई बुलेट लगती थी तो उसमें तुरंत आग लग जाती थी, मतलब फाइटर प्लेन है, उसमें बुलेट लग गई तो तुरंत आग लग जाती थी और तेज़ी से वो ज़मीन पे आके गिरता था और उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाता था, फेल। तो यहाँ से फेल होने के लिए आने लग गया गो डाउन इन फ्लेम्स। नेक्स्ट, only those having blue blood can dethrone the evil autocrat and restore equilibrium। blue blood किसके लिए आता है? जैसे आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत जैसे फेयर स्किन के होते हैं तो उनकी जो वेन्स होती है वो ब्लू कलर की, उनके हाथों पे ही दिखाई देती है ब्लू कलर की वेन्स। और वो जो लोग थे जो बहुत फेयर थे, उनको ऐसा माना जाता था वो जनरली जो बेचारा गरीब है या साधारण है वो नहीं हो सकता था, उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो जो बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक, उच्च क्लास के, नोबल क्लास के लीनिएज के होते थे, उनके लिए क्या आने लग गया था, ब्लू ब्लड। ठीक है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट,
It is important to take this opportunity to make a name for yourself. ये बोल रहा है कि important है to take this, इस opportunity को लेना important है, ठीक है, और अपने लिए नाम बोलना, beat around the bush. अब यहाँ आपको बोला गया है कि इस idiom की जगह आपको दूसरा idiom प्लेस करना है. ये बोलना चाह रहा है कि सही टाइम है सही काम करने का. जैसे बोला जाता है लोहा गर्म है, अभी सही टाइम है हिट करने का. ये बोल रहा है बीट अराउंड द बुश, यानी कि जो सही मैटर है उस पर बात मत करो, इधर उधर की बात करना, इधर उधर डोलना. तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा. बेयर फुट, नंगे पाँव हो गया, ठीक है. फाइट टूथ एंड नो, अपनी पूरी एनर्जी से लड़ना. राइट आंसर होगा स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. जब आयरन गर्म है, लोहा गर्म है, तभी उस पर हथौड़े की मार पड़ती है, तभी उसकी शेप बदलती है. तो यानी क्या हो गया है, टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का यूज करना. क्लियर. नेक्स्ट, आई इन्वाइटेड दैम टू माई एनिवर्सरी. ये हमने डिस्कस भी किया था. जो ऐसे ईडियम्स जो पहली बार आए हैं, ऐसे ईडियम्स जो पहली बार आए हैं और आपकी अवतार टू द ईडियम मास्टर बुक में, ये आपकी अवतार 1, ये तो अवतार 1 है आपकी, और अवतार टू द ईडियम मास्टर नहीं होगी शायद, अवतार टू द ईडियम मास्टर बुक में ये ईडियम गिवन है और एंट्री नंबर के साथ दिए हुए हैं. ठीक है. ऐसे 3 ईडियम्स की मैंने वो वीडियो भी बनाई थी. यहाँ देखो, टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट. किसी चीज़ को पोलाइटली, किसी ऑफर को पोलाइटली मना कर देना और किस आगे के लिए शिफ्ट कर देना, या आगे की डेट पे उसको कि तब करेंगे ये चीज़. ठीक है. उसके लिए ईडियम आता है टू टेक अ रेन चेक. टू टेक अ रेन चेक ईडियम का ओरिजिन बेसबॉल के गेम से है. बेसबॉल गेम की टिकट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी. अगर बारिश आ गई तो मैच कैंसिल हो जाएगा. इंसान ने टिकट इतनी महंगी खरीदी है, मैच भी नहीं देख पाएगा. तो उस कंडीशन के लिए जो ऑडियंस होती थी उनको एक वाउचर दिया जाता था, उसको रेन चेक बोलते थे, कि आगे जब कभी मैच हो तो आप इस रेन चेक से मैच देख सकते हैं. यानी कि आपने अब क्या किया, उस ऑफर को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया, आगे के लिए शिफ्ट कर दिया, आगे के लिए उसको कि हाँ अस्वीकार, रिजेक्ट करने के बजाय आगे के लिए शिफ्ट कर देना. क्या होगा, टेक अ रेन चेक ऑन समथिंग. क्लियर है. हाँ. नेक्स्ट, पॉपुलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव. जो पॉपुलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं. तो यहाँ देखो, अप इन आर्म्स एक तरह से हथियार उठा लेना, यानी एंग्री, गुस्से को शो करना हो गया. फ्लोग या बीट अ डेड हॉर्स, मतलब ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है. टेक इट विद द पिंच ऑफ सोल्ट, यानी डाउटफुल होना, जिसपे संदेह होना जो सही नहीं है. राइट आंसर होगा कोस्ट एंड आर्म एंड लेग. हमारे आर्म, हाथों की और पैरों की तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तो प्रेशियस चीज़ें हैं. ठीक है. तो यानी कि ऐसी चीज़ मिलना जिनकी कीमत हमारे हाथ पैर हो, ये वर्ड वॉर से लिया है इसको भी. ठीक है. तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगा. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोल्जर्स जो अपने हाथ पैर खो देते थे, लाइफ टाइम के लिए बेचारे हाथ पैरों के बिना हो जाते, उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती थी. तो वहीं से वही बता सकते थे इनकी कीमत, यानी कि बहुत ही मतलब बहुत प्रेशियस चीज़ है, बहुत कीमती, यानी कि समथिंग वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक दिया है और इन चारों इडियम्स में से एक इडियम जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस कॉन्टेक्स्ट में सही फिट बैठेगा वो हमें चूज करना है. जैसे व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट, जब मैं इजिप्ट गया था, पास्ट में है. एंड लॉस्ट माई वॉलेट, और मैंने अपना लॉस कर दिया, वॉलेट खो दिया और पासपोर्ट खो दिया. आई वॉज, तब क्या था मैं, आई वॉज. ठीक है. यहाँ देखो, सबसे पहला इडियम है रोलिंग अप माई स्लीव्स.
देखो रोलिंग अप द स्लीव्स, जैसे हम भी जनरली फुल स्लीव्स पहनते हैं, कोई काम करने बैठते हैं तो स्लीव्स को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे मोड़ लेते हैं। उसका मतलब क्या है, किसी काम में जुट जाना, ठीक है, गेट रेडी फॉर वर्क, कि काम के लिए तैयार हो जाना, काम करना है अब, ठीक है। ये नहीं होगा। पासपोर्ट खोगा तो वो क्या करेगा, पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ये एक तरह की मशीन होती है जिसको शार्प करने के लिए जो भी वर्कर्स होते हैं उनको बहुत पास जाना पड़ता है, ठीक है, यानी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ये हार्ड वर्क के लिए आता है, ठीक है। सिमिलरली सी भी हार्ड वर्क के लिए ही आता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एग्जॉस्ट करने वाला वर्क हो। वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन, इतने काम करो कि जो फिंगर है ना उसमें मांस तो कुछ बचा नहीं, कहाँ तक बोन, हड्डी हड्डी बच गई है, इतना वर्क करना, एग्जॉस्ट कर देने वाला, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा अप इन द क्रीक विदाउट अ पैडल, ठीक है। क्रीक एक छोटी खाई होती है, संकरी, नैरो, और पैडल चप्पू को बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्रीक में हो और आपके पास में चप्पू नहीं है, या चप्पू चलाने की जगह ही नहीं है, पैडल चलाने की जगह ही नहीं बचती है क्रीक में वैसे ही, तो वो क्या हो जाती है, बहुत ही ट्रबल वाली और सीरियस सिचुएशन हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ही ट्रबल और सीरियस सिचुएशन, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में हो, आपने पासपोर्ट खो दिया, आपके पैसे चोरी हो गए, तो क्या होगा, बहुत ही ट्रबलसम कंडीशन हो जाएगी। तो वहां उसी कंडीशन के लिए इडियम बना है अप अ या अप द क्रीक विदाउट अ पैडल। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, मैथ्यू डिसाइडेड टू कंप्लीट द मैराथन to prove that he is still fit as a fiddle in his 80s। मैथ्यू ने डिसाइड किया मैराथन को कंप्लीट करना, क्योंकि ये प्रूव करना चाहता था कि वो फिट है, अपनी 80s में भी वो क्या है, फिट है, क्योंकि मैराथन दौड़ना फिटनेस का एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप मैराथन दौड़ पा रहे हो यानी कि आप क्या हो, फिट हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर फिट एज फिडल, फिट एज फिडल, फिडल इसको जो वायलिन होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। वायलिन के जो तार होते हैं वो प्रॉपर फिट होते हैं, तभी वो अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो वहीं से इस इडियम का मीनिंग फिट एज ए फिडल क्या हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, हेल्दी पर्सन के लिए आने लगा, फिट एज अ फिडल, यानी डी, फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन। क्लियर है? ये एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। टेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश आता है, कई बार बीट अबाउट द बुश भी लेते हैं, पर अराउंड ज्यादा लेंगे। ये 2-3 बार आया, 3 बार इस पेपर में आपके ये आ चुका है। देखो, बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बुश मतलब झाड़ी होती है, तो झाड़ी के आसपास बीट करना। जैसे कोई भी, जैसे पहले जैसे क्या होता था कि शिकार पे गए और झाड़ी के अंदर कोई बर्ड है, तो अगर वो बर्ड एकदम से वहां मारने की बजाय क्या करते थे, उस झाड़ी के आसपास मारते थे, जैसे यहाँ है उसके आसपास मारते थे हंटिंग के टाइम पे, तो वो वहां से वो जानवर क्या होता था, बाहर निकल के आ जाता था, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि अगर कोई खतरनाक जानवर छुपा हुआ है और वहां पर आपने हिट कर दिया तो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है, तो डायरेक्ट वहां अटैक करने के बजाय आसपास करते थे, ठीक है ना। तो वहीं से इडियम बना बीट अराउंड या अबाउट द बुश का मतलब डायरेक्ट उस टॉपिक पे नहीं आना, इधर उधर की बात करना, ठीक है, इररिलेवेंट चीजें करना, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना। देखो ये हो गया, मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस टू ट्रीट अ टॉपिक बट ओमिट इट्स मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को अवॉइड कर देना, अवॉइड करना मेन पॉइंट को, मेन इशू को। जैसे खतरे से बचने के लिए वो झाड़ियों के आसपास ही पीटते थे, डायरेक्ट वहां अटैक नहीं करते थे। क्लियर? तो यहाँ देखो, गो अराउंड द बुश नहीं होगा, लिव अराउंड द बुश नहीं होगा, टॉक अबाउट नहीं होगा, राइट आंसर होगा सी, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वॉट इज इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात नहीं करना, इधर उधर की बात करना, ठीक है। ये आपका दूसरी शिफ्ट में भी आया हुआ है। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, ठीक है। स्पिल द बीन्स बहुत ही कॉमन इडियम है, बहुत बार पहले आ भी चुका है, मैंने भी बहुत बार पढ़ा दिया इडियम्स में, ठीक है। सीक्रेट को रिवील कर देना, इसका ओरिजिन पुराने टाइम में जो वोटिंग सिस्टम है, आज का वोटिंग सिस्टम तो बहुत एडवांस है, बटन दबाया
हो गया। पहले जो वोटिंग सिस्टम था उसमें क्या होता था, अलग अलग कलर के बीन्स दिए जाते थे और वो उसको जार में डालना होता था। फिर जार में आपने बीन्स डाल दिए, जैसे सपोज एक रेड कलर का बीन है, एक वाइट कलर का है, एक येलो कलर का है। आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हो और येलो कलर में रेड में डाल दो, इसमें वाइट में डाल दो, इसको येलो में, राइट। लास्ट में उनको काउंट कर लेते थे और पता चल जाता था कि किसको लीडर चूज करना है। अगर वो काउंटिंग हुई नहीं, उससे पहले ही वो स्पिल हो गया, वो गिर गए सारे बीन्स वहां से, तो वहां से क्या पता चला कि जो रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट क्या था, सीक्रेट था। वो सीक्रेट को पहले ही क्या कर दिया गया, रिवील कर दिया गया, पहले ही सबके सामने आ गया। यानी स्पिल द बीन्स यानी किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है। गिव अवे, लीक या रिवील अ सीक्रेट। अब ये आप देखो, CHSL, CGL, सिलेक्शन पोस्ट, CPO, CHSL, CPO, स्टेनो, शायद कोई एग्जाम बचा है जिसमें नहीं आया हो। बहुत ही कॉमन ईडियम है और आज के बाद याद भी रहना चाहिए आपको। एक बनता है फुल ऑफ बीन्स, एक स्पिल द बीन्स है, एक फुल ऑफ बीन्स है। फुल ऑफ बीन्स एनर्जेटिक के लिए आता है, ठीक है, यानी जो बीन्स खाता है यानी क्या रहता है, वो एनर्जेटिक रहता है। ये भी रिपीट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, किसी भी स्टोन को अनटर्न किए बिना रहने नहीं देना, यानी सारे पत्थर को टर्न कर लेना, यानी हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। यहाँ देखो, टू कंट्रोल अ पर्सन नहीं होगा, टू विन एवरीथिंग नहीं होगा, टू ट्रीट समवन समथिंग एज इफ नॉट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा सी, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, मतलब हर संभव प्रयास करना। अब ये लीव नो स्टोन अनटर्न का ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है स्टूडेंट, कि जो प्लेटो का युद्ध हुआ था उसमें जैक्सिस जो था के सेनापतियों में से एक था मॉडियस, जो प्लेटो की लड़ाई में जो हार गया तो उसने अपने टेंट के अंदर बहुत बड़ा खजाना छोड़ गया, ठीक है। अब जो थेब्स के लोग थे, पॉलीक्रेट्स ने उस खजाने को ढूंढने के लिए बोला, खजाना नहीं मिला, तो पॉलीक्रेट्स जो है इसके लिए सलाह लेने के लिए, जैसे अपने यहाँ जाते हैं पुजारी लोगों के पास, वैसे ही वो ऑरेकल के पास में गया। तो ऑरेकल ने बोला कि खजाना किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अब पत्थर तो बहुत सारे हैं, अब ये पता नहीं कौन सा पत्थर, लेकिन पत्थर है। तो तुम्हें हर पत्थर, तो उसने क्या किया, हर पत्थर को उठाकर देखा, हर पत्थर को उठाकर देखा, जब तक कि उसे खजाना नहीं मिला। तो इस यहीं से ईडियम बना टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव प्रयास करना, एवरीथिंग, क्लियर। तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना, क्लियर। लीव नो स्टोन अनटर्न, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह जब बच्चा ओरिजिन से पढ़ता है तो वो कभी नहीं भूलता, रटता है तो इडियम के मीनिंग मिक्स हो जाते हैं। अवतार जो हमारी सेकंड अवतार 2 द इडियम मास्टर में मैंने इसी तरह से ओरिजिन के साथ में 3000 इडियम्स दिए हैं और इसकी फ्री पीडीएफ हमारे नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ई बुक के नाम पे 10-5 रुपए भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ये नया इडियम है, पहली बार पूछा है सीपीओ में, ठीक है, शिफ्ट भी लिखी है ऊपर, पहली बार पूछा है और आपकी बुक अवतार में, आपकी बुक अवतार 2 में गिवन है। तो अवतार में प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्सपेक्टेड वोकैब भी दी गई है, ठीक है। यहाँ देखो, क्रेडल क्या होता है, पालना, जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सुलाते हैं। ग्रेव क्या होती है, कब्र, ठीक है। तो पैदा होने से लेकर मरने तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो पूरा टाइम है ये क्या है, इंसान का पूरा लाइफ स्पैन है। ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ योर लाइफ क्या हो जाएगा, क्रेडल टू ग्रेव। राइट आंसर क्या होगा, देखो, वेरी चीप, वेरी एक्सपेंसिव नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, अचीव समथिंग नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी, ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ वंस लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट,
I sent the agreement over for them to sign, so the ball is now in their court. ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, कि अब बॉल उसके पाले में है, यानी कि अब क्या करना है, उसको डिसाइड करना है। ये टेनिस के गेम से इसका ओरिजिन हुआ है। दूसरे खिलाड़ी के कोर्ट में जब बॉल जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट स्टेप कि उसको हिट करना है, क्या करना है, दूसरे खिलाड़ी पे पूरी तरह डिपेंडेंट होती है। तो वहां से क्या हो जाता है, बॉल इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू टू टेक द नेक्स्ट मूव और डिसीजन। नेक्स्ट मूव या डिसीजन है वो पूरा तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये देखो, ये आया हुआ भी एग्जाम में, मौका अपने हाथ में होना, इट्स अप टू यू टू डिसाइड समथिंग। अब देखो, एन अप्रोच दैट यूजेस ट्रेडिशनल आइडियाज नहीं होगा। बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन रिस्क ऑफ लूजिंग, ये नहीं होगा, ठीक है। एंड अ टाइम व्हेन आफ्टर विच प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर ऑडियंस में, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। लास्ट है, इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विद द प्रॉब्लम। अब टाइम आ गया है किसी समवन के लिए कि अब इस प्रॉब्लम को डील करो, डिसीजन लो, टू मेक अ डिसीजन बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन एज मच एज दे कैन। यही होगा राइट आंसर डी, मतलब अब डिसीजन लेने की बारी तुम्हारी है, ठीक है। Next, I have been living without a lot of money since I lost my job. जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से क्या है, मैं बहुत लिविंग विदाउट, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, बस गुजारा ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देखो, रिसीविंग अ किकबैक, रिसीविंग अ किकबैक जनरली डिसऑनेस्ट मेथड्स के लिए, करप्शन के लिए, ठीक है, करप्शन को बोल सकते हैं, और ये जो क्या लेते हैं रिश्वत लेने को, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो वो नहीं होगा। कीपिंग माई चिन अप, कीपिंग माई चिन अप का मतलब होता है, देखो जनरली जब भी कोई इंसान डीमोटिवेट होता है, सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान मोटिवेटेड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो उसका फेस, उसकी चिन कहाँ रहती है, ऊपर, इस तरह से रहती है, ठीक है। तो हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे, हमेशा अपनी चिन को अप रखना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, मोटिवेटेड का है ये, तो ये मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। लास्ट है, एज जेन्युइन एज अ $3 बिल, तो बिल्कुल ही फेक, क्योंकि $3 बिल कुछ होता ही नहीं है, $3 बोल रहा है यानी कि फेक है। राइट आंसर क्या होगा, बी। राइट आंसर क्या होगा, बी। लिविंग हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ यानी कि इतना ही है कि आपके हाथ में मुंह खाली है, बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, इतना ही खाना है कि जो खाया ठीक है, अब बचा के रख दे, आगे के लिए कुछ नहीं बचा है। इतना ही पैसे आए, उनसे खाना खरीदा, खा लिया, इतना ही खाना आया, मुट्ठी में आया, खा लिया। ये ओरिजिन इसका इंग्लैंड से है। जब वहाँ फैमिन की कंडीशन थी, भूख से तड़प रहे थे लोग, तो उस टाइम मुट्ठी भर खाना मिलता, उसको तुरंत खा लेते। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इन पुअर, टू लिव इन पुअर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, टू लिव इन पुअर सर्कमस्टांसेस, मुश्किल से गुजारा करना। राइट, नेक्स्ट, एट द लास्ट आवर, जैसे अभी हमने वाइल्ड गूस चेज वाला देखा था, अब यहाँ ईडियम दे दिया और आपसे चेक कर रहा है कि आपको ये ईडियम तो आता है क्या। एट द लास्ट आवर नहीं होता, एट द 11th आवर। देखो 12 घंटे का टाइम होता है, 12 आवर्स का, ठीक है, मान लो 12 घंटे का काम है, ठीक है। लास्ट जैसे 12 बजने से इसको भी याद कर सकते हो, काम कितने बजे तक का है, 12 बजे तक का। लास्ट मोमेंट कब आता है, 11 बजने के बाद, ठीक है। 11th आवर यानी 11th आवर शुरू हो गया, यानी क्या टाइम स्टार्ट हो गया, लास्ट मोमेंट पे आ गया। कहाँ आ गए हैं, लास्ट मोमेंट पे। तो लास्ट मोमेंट पे आने के लिए क्या आता है, 11th आवर। ओरिजिन में इसको 12 आवर को किसी काम को पूरा करने के लिए हायर किया गया। इवन जब लास्ट में काम नहीं होता था तो लास्ट के टाइम पे भी लोगों को हायर करते थे 1 दिनार देके। ये पूरा बताया है, बाकी सिंपली इसको आप 11th आवर से याद कर सकते हो, यानी लास्ट मोमेंट। 12 में तो कंप्लीट है और 11th यानी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट, अप द एंटी, ये भी एक ऐसा इडियम है जो पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम में आया है, सीपीओ में नहीं, किसी भी एग्जाम में। और अब
कि बुक अवतार सेकंड द ईडियम मास्टर में गिवन है, एंट्री नंबर भी दिया है, पेज नंबर भी दिया है, पेज नंबर 191, एंट्री नंबर 2865। ठीक है, अब देखो इसका ओरिजिन किससे है? इसका ओरिजिन पोकर से है। पोकर के गेम में एंटी उस अमाउंट को बोलते हैं जो लगाया जाता है खेलने में। तो प्लेयर स्टार्ट करने से पहले जो अमाउंट लगाते हैं उसको बोलते हैं एंटी, और जब अमाउंट इंक्रीज होता है, पहले पैसे लगा दिए, अब वो अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रिस्क भी बढ़ती है। ठीक है, रिस्क भी बढ़ता है, रिवॉर्ड भी बढ़ता है अगर वापस आएगा तो वहीं से अप द एंटी का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का लेवल इंक्रीज करना, स्पेशली मनी के केस में यूज होता है अप द एंटी, इंक्रीज डिमांड्स स्पेशली मनी, increase the level of something especially demands or sum of money। ये हो जाएगा आपका इंक्रीज डिमांड्स। कॉस्ट कटिंग तो ऑपोजिट हो गया, मीडियोकर यानी ऑर्डिनरी हो गया, एक्सपेंसिव यानी महंगा हो गया। नेक्स्ट, रत्ना इज नोन फॉर फिलिंग द ब्लैंक टीयर्स। ये तो आपने सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू हिंदी में भी बोलते हैं, वैसे भी क्रोकोडाइल टीयर्स यानी दिखावट के आंसू, मतलब सच में रोना नहीं है, वो दिखावटी रोना है। जैसे मगरमच्छ क्या करता है, जो अपने शिकार को खाता है तो उसकी आंखें सूखने लगती है, तो उसकी आंखें सूखने से बचने के लिए उसकी जो आंसू सिक्रीट होते हैं, आंखें सूखने लगती है क्योंकि वो बहुत सारी हवा छोड़ता है तो उसकी आंखें सूखने लगती है। सूखे नहीं इसलिए उसकी जो टीयर ग्लैंड्स हैं वहां से आंसू निकलने लगते हैं। मजे से शिकार खा रहा है, फिर रोएगा क्यों? रो नहीं रहा, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है? दिखावा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिखावट के आंसू क्या होते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, दिखावटी आंसू हिंदी में भी बोलते हैं हम क्या? मगरमच्छ के आंसू है, इसको कुछ नहीं हुआ है, नाटक है। टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, ठीक है, प्रिटेंडेड शो ऑफ सोरो, दिखावा करना। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, अमर वॉज लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स। उसके बिजनेस पार्टनर्स ने अमर को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया। यहाँ ईडियम का मीनिंग दिया हुआ है, इनमें से ईडियम बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखो, हार्ट एंड सोल मतलब कोई चीज बिल्कुल दिलो जान से करना। ठीक है, दिलो जान लगा देना किसी चीज में, तो ये नहीं होगा। हेड एंड शोल्डर्स अबव, हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब होता है कि सुप्रीमेसी शो करना। ठीक है, जैसे कि अबव मतलब जो बड़ा है, टॉलर है, यानी सुप्रीम है, सुपीरियर। हार्ड एंड फास्ट, हम बोलते हैं ना ये रूल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वेरी स्ट्रिक्ट के लिए आता है हार्ड एंड फास्ट। राइट आंसर होगा हाई एंड ड्राई। अब आप सोचोगे हाई और ड्राई का डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या लेना देना है? तो इसका लेना देना ये है स्टूडेंट्स कि जैसे कि जो शिप होती है, ठीक है, जब समुद्र में ज्वार आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये शिप खड़ी हुई है, ये ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये शिप है, ये यहाँ खड़ी है, ये समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है। अब समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार आता है तो यहाँ खड़ी शिप होती है, उसको यहाँ से अपने साथ आगे ले गया ये। ठीक है, ये समुद्र हो गया और ये उसमें जब ज्वार आया तो ये आगे यहाँ आ गया पानी, यहाँ तक आ गया पानी। ठीक है, अब ज्वार जब वापस गया, अब ज्वार तो पानी हुआ आगे तक आ गया, अब वापस गया ये पानी, तो ये तो पीछे चला गया और ये यहाँ पर ये जो शिप है ये यहीं पे रह गई, यानी कि ये हाई भी है और ये सूखी भी हो गई। ठीक है, तो शिप जो है वो पानी से अलग भी हो गई, सूखी भी हो गई और हाई भी हो गई। यानी कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में फंस जाना जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, उसके लिए आता है हाई एंड ड्राई। ठीक है, जैसे मान लो शिप यहाँ है, पानी के साथ में यहाँ तक आ गई, यहाँ तक पानी उसको लेकर तो आ गया लेकिन वापस नहीं लेके गया, तो यही छोड़ गया, दैट इज हाई एंड ड्राई। क्लियर? यानी कि टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। क्लियर है बच्चे? और बहुत बार ये आया हुआ भी, अबेंडन्ड, लेफ्ट समवन अलोन। नेक्स्ट, आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज।
अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करियर चूज करेगा। ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में डिले कर रहा है। डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए क्या ईडियम यूज होगा वो हमें बताना है। यहाँ देखो, स्पिल्स द बीन्स, अभी अभी हमने पढ़ा था सीक्रेट रिवील करना। टर्न्स अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है, मतलब ब्लाइंड आई से देख लेना। नेक्स्ट है एज क्लीन एज ए विसल, यानी कि वेरी क्लीन वेरी प्योर, वेरी क्लीन वेरी प्योर होता है। तो वेरी क्लीन वेरी प्योर ये तो नहीं होगा, राइट आंसर होगा सिट्स ऑन द फेंस। फेंस क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो चार दीवारी बनाते हैं किसी भी जैसे एनिमल्स के लिए, कई जगह खेतों के बाहर लोहे और लकड़ी की एक चार दीवारी बनाई जाती है ना, यानी कि ना तो वो अंदर आ रहा है और ना ही बाहर जा रहा है, मतलब उस चार दीवारी के ऊपर बैठा है। वो जो बाड़ बोलते हैं, चार दीवारी भी नहीं होती, वो एक बाड़ होती है लोहे और लकड़ी की, उसके ऊपर बैठा है, यानी कि डिसाइड नहीं, अनडिसाइडेड है, इधर ना उधर, उसके लिए आता है सिट ऑन द फेंस। जैसे देखो यहाँ आ गया रिमेन्स अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, अनश्योर होना। और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, अनिश्चितता में रहना, अनसर्टेनिटी में क्या होता है सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, बोथ वर्ड्स यानी जीते जी भी और मरने के बाद भी, यानी जीते जी राजा की जिंदगी जी और मरने के बाद स्वर्ग मिल गया, यानी कि दोनों ही वर्ड्स में क्या रहा, फायदे में रहा, विन विन सिचुएशन में रहा, दोनों हाथों में लड्डू रहा, ठीक है। वो क्या होता है गुड इन एवरी वे, ठीक है। जब तक जिंदा था तब कोई टेंशन नहीं थी, खूब पैसा का किंग की जिंदगी जी और मरने के बाद स्वर्ग मिल गया, तो और क्या होगा, बेस्ट होगा सब कुछ, ऑल द एडवांटेजेस, ठीक है। विन विन आइडियल सिचुएशन, सिचुएशन जहां फायदा ही फायदा है, जैसे अवतार 2 द इडियम मास्टर की पीडीएफ में आपको फायदा ही फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट अमित इज ऑल्सो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक लाइक हिज ब्रदर टंडन, ठीक है। अमित जो है वो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है अपने ब्रदर के जैसे, ठीक है। तो फैमिली से रिजेंबल करना, अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रखने के लिए इडियम आता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गेटिंग रेडी नहीं होगा, प्लानिंग थिंग्स अहेड नीटली नहीं होगा, टॉकिंग टू अदर स्टफ नहीं होगा, राइट आंसर होगा डी, क्या, रिजेंबलिंग हिज पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, कैरेक्टर और अपीयरेंस में अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करना, उनके जैसा दिखना। जैसे जो वुड होती है, ठीक है, जो लकड़ी होती है, उसका अगर टुकड़ा, तो वो उस लकड़ी से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैच होते हैं, तो वही चिप जो है ये वुड से बोला गया है, ठीक है। ये भी बहुत बार आया है एग्जाम में, सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। नेक्स्ट चार्ली इवन आफ्टर बिकमिंग बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होने के बावजूद भी, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, इंसॉल्वेंट, डेस्टिट्यूट, दिवालिया, बिल्कुल बैंकरप्ट होने के बाद भी चार्ली इज एबल टू मेंटेन, चार्ली मेंटेन कर पा रहा है एन आउटवर्ड शो, क्या शो, शो यानी दिखावा, दिखावा मेंटेन कर पा रहा है। दिखावे के लिए क्या आता है, कीप अप अपीयरेंसेस, अपीयर मतलब हमारी अपीयरेंस कैसी है, पहले बाहर से दिख रहा है कि बहुत पैसा है बहुत, क्योंकि दिखावा है, अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से कपड़े गाड़ी टिप टॉप है, अंदर तिजोरी में कुछ हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये देखो, टू शो एन आउटवर्ड प्रॉस्पेरिटी, मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, क्लियर है, दिखावा करना। नेक्स्ट गेट ईची फीट, खुजली वाले पैर हो जाना। देखो खुजली वाले पैर का यहाँ से जो कनेक्शन बनाया गया वो ट्रैवलिंग से बनाया गया है, टू स्टार्ट टू वांट टू ट्रैवल और डू समथिंग डिफरेंट। इसका सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे बातें होती है ना कि इस हाथ में खुजली आ रही है पैसे आएंगे, इस हाथ में खुजली आ रही है पैसे जाएंगे,
बोलते हैं ना, वैसे ही पैरों में खुजली चलना है, तेरे पैरों में ज्यादा खुजली चल रही है, तेरे ज्यादा खुजली हो रही है, मतलब तू कहीं जाना चाहता है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है, कुछ नया ट्राई करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो उसके लिए क्या बना, इची फीट। क्लियर? ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, एंट्री नंबर 1412, इची फीट, अ फीलिंग ऑफ नीड टू ट्रैवल, हमेशा भ्रमण करना चाहता हो। और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये पहली बार आया है, ठीक है, पहली बार आया है ये, और आपकी बुक अवतार में गिवन है, पहली बार आया है और बुक में गिवन है। नेक्स्ट, कीपिंग हिज चिन अप, अभी अभी किया है हमने, चिन अप होना यानी कि कॉन्फिडेंट मोटिवेटेड होना, चिन डाउन जैसे कब होती है, जब सैड होता है आदमी, डिप्रेस होता है। तो यहाँ देखो, मॉइस्ट का कोई लेना देना नहीं है, सेफ का लेना देना नहीं है, सेव का लेना देना नहीं है। टू स्टे चीयरफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम में क्या रहना, चीयरफुल रहना। क्लियर? ये अभी किया ही था हमने, ऑप्शंस में आया था। टू एक्ट ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, ब्रेव तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से एक्ट करना, मुश्किल परिस्थिति में भी हौसला बनाए रखना, कीप वंस चिन अप। ठीक है? नेक्स्ट, अ पीस ऑफ बिस्किट, अ पीस ऑफ बिस्किट नहीं होता, क्या होता है, अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत इजी। अ पीस ऑफ केक है यानी कि मेरे लिए क्या है, केक बनाने जैसा है, बहुत इजी है, बच्चों का खेल है, क्योंकि केक बनाना बहुत इजी, हमारे लिए तो नहीं होता, लेकिन इसे बोलते हैं केक बनाना वेरी इजी टास्क है। ठीक है, बहुत आसान, बच्चों का खेल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सी आई टू आई, जैसे हाँ, पीस ऑफ केक पे बात करें, जिस तरह आप ईडियम्स पढ़ रहे हैं, तो जब एग्जाम में आप ईडियम्स देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या थे, ये पीस ऑफ केक थे, मेरे लिए बहुत इजी थे, बच्चों का खेल था, है ना। सी आई टू आई, आई टू आई, जैसे हम कई बार जब किसी बात से हम कई जगह होते हैं, जब हम किसी बात को अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपने एक्सप्रेशन, अपने बात नहीं रख पाते हैं, तो हम सामने वाले की आंख में देख के हाँ ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऐसे आंखों से ही, इशारों से हम सहमति को बता देते हैं, बताते हैं ना। तो वहीं से ये सी आई टू आई का मतलब क्या हुआ, टू अग्री विद समवन, किसी के साथ में अग्री होना। नेक्स्ट, ये आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, when our principal said she was leaving the company, जब हमारी प्रिंसिपल ने बोला कि वो कंपनी को छोड़ रही हैं, I played out the opportunity to fill the job. प्ले आउट नहीं होता है, इसके लिए किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना, यानी उस पर जंप करते हुए, जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी होता है। ये भी फ्रेजेस में गिवन है, फ्रेजेस में 5 to 5 एंट्री है। To accept an opportunity, offer with enthusiasm. ठीक है, he jumped at the offer of his boss to accept the job abroad. abroad जाने के ऑफर को मतलब फटाफट enthusiasm से हाँ भाई दे दो मुझे ये ऑफर। नेक्स्ट, vicious cycle, vicious cycle बहुत ही अच्छा, नया नहीं बोल सकते, आया हुआ एग्जाम में। अब रूटीन लाइफ में हम बोलते हैं कि ये विशियस साइकिल बन गया है। विशियस साइकिल होता क्या है, जैसे कोई इंसान गरीब है, गरीबी में पैदा हुआ, पहले बात है वो गरीबी में पैदा हुआ, पॉवर्टी में वो पैदा हुआ, ठीक है, तो उसको क्या होगी, लैक ऑफ एजुकेशन मिलेगी, लैक एजुकेशन की कमी रहेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी में भी कमी रहेगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज में कमी रहेगी तो क्या होगा, वापस गरीबी आएगी। यानी ये कैसा साइकिल बन गया है, विशियस साइकिल, जहां पे एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरी प्रॉब्लम हो रही है और दूसरी प्रॉब्लम से वापस वो पहली प्रॉब्लम हो रही है, तो वो विशियस साइकिल हो जाता है। जैसे मान लो कोई इंसान को इंसोम्निया है, नींद नहीं आने की बीमारी हो गई, नींद नहीं आएगी तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी डिप्रेशन प्रॉब्लम्स होगी तो फिर नींद नहीं आएगी, और फिर नींद नहीं आएगी तो फिर एंजाइटी डिप्रेशन होगा, तो वो क्या बन गया, एक विशियस साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कोज अनदर वन, मेकिंग द फर्स्ट वन इजी नहीं होता है, और ओरिजिनल प्रॉब्लम इजी नहीं होती है, एक्सट्रीमली इन विच प्रॉब्लम्स मर्ज नहीं होती। राइट आंसर होगा ए, a situation in which one problem causes another problem, making the original problem impossible to solve. क्या होता है, विशियस साइकिल, एक बार आया हुआ है जीडी में, ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या का कारण बन जाती है।
नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, किथ एंड किन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के लिए किथ एंड किन आता है, सिंपल सा इडियम है। ऑफिस कॉलीग्स नहीं होगा, सीक्रेट एनिमीज नहीं होगा, स्पेशल स्टूडेंट नहीं होगा, ब्लड रिलेटिव्स। पहले भी आया हुआ कांस्टेबल में, सीपीओ में, क्लोज फैमिली रिलेटिव्स। नेक्स्ट, वेरी मच परप्लेक्स्ड, Sohan was very much perplexed to find that his younger brother Mohan had taken poison. ठीक है, सोहन बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड हो गया, कंफ्यूज, पजल, क्या हो गया ये कि उसके छोटे भाई मोहन ने क्या लिया है, जहर। ठीक है, ये देखो बहुत बार आया हुआ है, कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, उलझन में फंस जाना, अब क्या करें क्या नहीं करें, उसके लिए आता है कौन सा इडियम, एट द विट्स एंड। यानी कि विट माने बुद्धि, बुद्धि के एंड पे पहुंच गया, यानी कि बुद्धि उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है, हमारी बुद्धि के एंड पे पहुंच के भी वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही है, हम इतने कंफ्यूज है, इतने परप्लेक्स्ड है, इतनी उलझन में हम फंस गए हैं, यानी एट द विट्स एंड। ठीक है, एट एनी रेट आपने सुना होगा, किसी भी कीमत पर। एट लॉगर्स हेड, ये होता है डिस्प्यूट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, आपस में विवाद, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसके लिए आता है लॉगर्स, लॉगर हेड्स। एट इज डिस्पोजल, एट इज डिस्पोजल होता है किसी के लिए अवेलेबल, प्रेफरेंस, अवेलेबल होना, कोई चीज के लिए अवेलेबिलिटी के लिए आता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, एट हिज विट्स एंड। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप मतलब लीप लेना यानी जंप, एक साथ तरक्की करना, यानी बहुत जल्दी, रैपिडली, क्या हो जाएगा, रैपिडली। बहुत बार एग्जाम में आया, वेरी क्विकली, विद एक्सट्रीम रैपिडिटी, एट अ रैपिड पेस। बोलते हैं ना जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि तुम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो, मतलब तुम्हारी तरक्की लीप्स एंड बाउंड्स में हो। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड। स्टैंड बाय मतलब मैं अपने फ्रेंड के बगल में खड़ा रहा, लिटरल नहीं, बगल में खड़ा रहा, यानी कि मैंने उसका हमेशा साथ दिया, मैंने उसको हमेशा सपोर्ट किया। क्या हो जाएगा, सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छी कंडीशन में तो सभी सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जरूरत भी नहीं है। जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, तब सपोर्ट करना क्या होता है, स्टैंड बाय, यानी सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, स्टैंड बाय समबडी, एंट्री नंबर 948, टू हेल्प समबडी और बी फ्रेंड्स विद देम इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, देखो बहुत कई बार आ चुका है। गैब इज अ वर्जन ऑफ द वर्ड गोब। गोब यूज होता था माउथ के लिए। ठीक है, तो माउथ की क्वालिटी क्या है, खाने के अलावा, खाना तो खाना है पेट भरने के लिए, उसके अलावा माउथ यानी कि जो अच्छे से बोल सके, अच्छा वक्ता हो, स्पीकिंग करने की, बोलने की क्वालिटी हो। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हुआ, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्लियर, अब यहाँ देखो ऑरेटरी पावर, और इतनी बार ये एग्जाम में आया, कोई एग्जाम छूटा भी है क्या, शायद ही कोई एग्जाम छूटा होगा इसमें, स्टेनो, सीपीओ, सीडीएस सारे एग्जाम में आ गया। नेक्स्ट, द प्लेयर्स लाइक द कोच। प्लेयर्स जो है वो कोच को पसंद करते हैं बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन डीलिंग विद देम। रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल के लिए हम बोलते हैं ना यार ये जमीन से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर होता है डाउन टू अर्थ। रियलिस्टिक है, हवा में बातें नहीं करता, अप इन द क्लाउड्स। अप इन द क्लाउड्स होता है ना जो हवा में बातें करता है, यार ये है फैकोलॉजी है, नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, जमीन से जुड़ा हुआ है। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जनरली, जो कुल मिला के हम बोलते हैं यार कुल मिला के ठीक रहा, कुल मिला के सही था, कुल मिला के। फार एंड वाइड होता है बहुत दूर दूर तक, दूर दूर तक। ठीक है, सिक और टायर्ड तो अपने आप में ही मीनिंग दे रहा है, जो बहुत थका देने वाला, परेशान कर देने वाला हो। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ, टू बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। ठीक है, the manager decided at last to bring the stenographer to book. Idiom है bring somebody to book for her illegal money transactions after trying to ignore it several times.
बहुत बार इग्नोर, अब मैनेजर ने डिसाइड कर लिया है कि अब इसको इस काम के लिए, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब इसकी करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले इलीगल मनी ट्रांजैक्शन कर लिया, जबकि पहली बार ट्राई टू इग्नोर इट, वो पहले बहुत बार इग्नोर कर दिया, लेकिन अब इसको ब्रिंग टू बुक करना ही पड़ेगा। ब्रिंग टू बुक, बुक मतलब बुक किताब होती है, और बुक का मतलब रिकॉर्ड्स, बुक्स जो अपने वही खाते हैं उनको भी बोलते हैं, और बुक का मतलब है रिकॉर्ड। अब इसको रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, यानी कि इसको जिम्मेदार, अकाउंटेबल करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ये देखो, टू बी पनिश्ड और मेड टू अकाउंट फॉर समथिंग, किसी को दंडित करना, दंडित करेंगे तभी वो रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा पुलिस वालों के। रिकॉर्ड में लाना, बुक में लाना, यानी उसको दंडित कराना, पनिश्ड कराना, उसको अकाउंटेबल, अकाउंट करना फॉर समथिंग, कि तुमने ये गलत किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट, उसके काम के लिए उसको अकाउंटेबल करना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आपको भी करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मीना ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए उसने अवॉइड किया पार्टीज में जाना, आपको भी अवॉइड करना है। बाद में जितना मर्जी जाना, 1 साल डिटरमाइंड होके पढ़ना है, फिर जितना मर्जी पार्टी करना, पार्टी में जाना, शादी रिश्तेदार सब जगह जाना। ठीक है, अवॉइडेड के लिए, अवॉइड के लिए जोक क्रैक करना अवॉइड नहीं होता, क्या होता है, स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर, जैसे स्टीयर होता है जो जहाज का, या जो स्टीयर जो काम करते हैं, जो कंट्रोल करता है व्हीकल को। ठीक है, तो अगर वो क्लियर होगा, क्लियर तरीके से चलेगा, तो कोई भी डेंजरस कंडीशन क्या होगी, अवॉइड होगी। तो वहीं से स्टीयर क्लियर यानी कि अवॉइड करना। एंट्री नंबर, पेज नंबर, अवतार 2, द ईडियम मास्टर से ही ये सारे वर्ड्स है। ठीक है, ईडियम से। नेक्स्ट, गूसेस आई व्यू, गूसेस आई व्यू नहीं होता, ये वही पैटर्न है जो वाइल्ड गूस चेज में था, और एक कौन सा था वो, एट लास्ट आवर, एट 11th आवर। आपसे चेक कर रहे हैं कि आपको कम से कम ये तो पता है क्या कि ईडियम कौन सा होता है। ठीक है, तो आई व्यू के लिए आता है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी बहुत सरसरी निगाह से, बहुत सरसरी निगाह से, जनरल व्यू फ्रॉम अ हाई पोजीशन लुकिंग डाउन। हाई पोजीशन लुकिंग डाउन, बर्ड क्या होते हैं, हाइट पे उड़ते हैं। अगर बर्ड कोई चीज देख रहा है जनरल, तो वो करसरी, सरसरी निगाह से देख रहा है, तो वहीं से बन गया सरसरी निगाह से देखना, बर्ड्स आई व्यू। क्लियर, एरियल व्यू, एरियल आसमान में, हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्पाइट मैनी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी बाधाओं, मुश्किलों के बाद भी, शी कंटिन्यूड विद हर एंडेवर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट शी हैज नर्व्स ऑफ स्टील। उसने वो अपने एंडेवर को कंटिन्यू वो करती रही, ये दिखाते हैं कि वो किसी से डरनी नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। नर्व्स ऑफ स्टील, ये जो नर्व्स है ना दिमाग की, ये स्टील से बनी हुई है, यानी टूट ही नहीं सकती, उन पे कोई जोर नहीं पड़ सकता। ठीक है, यानी कि एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंजाइटी, नर्व्स ऑफ स्टील। ठीक है, साहस और निर्भय होना, नर्व्स ऑफ स्टील। नेक्स्ट, अ टीम्स कैप्टन ऑलवेज कीप्स अ लेवल हेड इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। कैप्टन जो होता है, टीम का जो लीडर होता है, उसको अपना हेड हमेशा लेवल में रखना होता है, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो लेवल में रखने। जैसे कि जब इंसान परेशान होता है तो उसका सिर नीचे हो जाता है, उदास हो जाता है, ऐसे हो जाता है, लेकिन उसको कंपोज, सीधा रखना, यानी कि कामनेस, कंपोजर को मेंटेन करना है। ठीक है, तो मेंटेन यहाँ पर देखो, प्रीफर्स टू हैव नहीं, प्लेयर्स की बात नहीं हो रही है, हेड प्रोटेक्टेड की बात नहीं हो रही है, हेलमेट से। रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड, काम कंपोज भी 3 ईडियम्स लगातार। ये देखो, ये नर्व्स ऑफ द स्टील हो गया, लेवल हेड हो गया, और ये कीप योर पेंट्स ऑन। कीप योर पेंट्स ऑन भी काम और क्वाइट के लिए आता है, शांति, कंपोजर के लिए आता है। टेल समवन टू बी पेशेंट, शांति बनाए रखो, पेशेंस रखो, कामनेस रखो। तो पेंट से क्या लेना देना है, देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना है ये इडियम कि जब इंसान बहुत एंशियस होता है, वरीड होता है, जल्दीबाजी में होता है, तब वो क्या कर सकता है, अपनी पेंट पहनना भी भूल सकता है। थोड़ा फनी वे में इसको बनाया गया है, तो वहीं से कि अगर मतलब शांति रखोगे तो सही रहेगा। तो कीप योर पेंट्स ऑन यानी कीप काम एंड क्वाइट।
नेक्स्ट, मेक वेव्स, वेव्स बनना, शांति, लहरें उठाओ नहीं है, रिपल्स नहीं है, लेकिन वेव्स हो गई है, यानी कि डिफिकल्टी, कोज डिफिकल्टी क्या होता है, मेक वेव्स, कोज अ डिस्टर्बेंस और कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट, द टीम ऑलवेज, टीम हमेशा, फिलिंग द ब्लैंक, टू कम अप विद यूनिक एडवर्टीजमेंट फॉर ऑल इट्स क्लाइंट्स, हमेशा यूनिक एडवर्टीजमेंट लेके आती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, यानी कि दूसरों से अलग, यूनिक मतलब साधारण से डिफरेंट, यानी बिल्कुल अलग, आउटसाइड द बॉक्स, यानी थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये हो गया नए और अलग तरीके से सोचना। टू सॉल्व दिस पजल, इस पजल को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के आउटसाइड सोचना होगा। नेक्स्ट, बैक टू बैक, हम बहुत बार बोलते हैं यार बैक टू बैक मीटिंग्स है, बैक टू बैक ये काम है, मतलब बहुत सारा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, बैक टू बैक। समथिंग फॉलो इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, ठीक है, एक के बाद एक, फॉलोइंग वन इमीडिएटली आफ्टर द वर्क, कंसिक्यूटिवली, कंसिक्यूटिवली मतलब लगातार, एक के बाद एक, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, डोंट यू थिंक दैट द cats in the cradle, you never make time for me, ये एक पॉइम से लिया हुआ है, ठीक है, जिस पॉइम में एक फादर अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाता है, उस वजह से उनका रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब, ठीक है, तो वहीं से ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। क्लियर, ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थोड़ा अवॉइड किया हो, नजरअंदाज किया हो, तो वहीं से एक ऐसी सिचुएशन बन गई है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है, वैसे रिलेशन भी है लेकिन आपस में वो भी है, उसको बोलते हैं कैट्स इन द क्रेडल। नेक्स्ट, शी नाउ हैज मोर देन अ ईयर एज मिनिस्टर, उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है मिनिस्टर। अब यहाँ पर ऑन हर थिन आइज इन द फास्ट लेन डाउन फॉर द काउंट या अंडर हर बेल्ट, किसी चीज को अचीव करना, सेटिस्फैक्टरली किसी चीज को अचीव करना, एक्सपीरियंस करना, एक्वायर करने के लिए आता है अंडर वंस बेल्ट, किसी एक्सपीरियंस को बहुत ही सेटिस्फैक्टरली अचीव कर लेना क्या होता है, अंडर हिज बेल्ट। तो उसने मोर देन ईयर कैसे, अंडर हर बेल्ट, मिनिस्टर का एक्सपीरियंस उसने एक्वायर किया है, अचीव किया है। नेक्स्ट, लास्ट है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, ये क्रिसमस है और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। इट मेक्स मी बिलीव दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लेजेंट, ये क्या मुझे विश्वास दिला रही है कि लाइफ बहुत ही वंडरफुल है, प्लेजेंट है, अच्छी है, खुशी वाली है, ठीक है। तो यहाँ से इडियम है, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज, चेरीज सभी को अच्छी लगती है, बोल ऑफ चेरीज, चेरीज का एक कटोरा अगर मिल जाए और चेरी खाए आराम से बैठ के, उसमें कोई छिलना नहीं है, कोई काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही प्लेजेंट, आरामदायक, खुशी वाली कंडीशन होगी, ठीक है, अ वेरी प्लेजेंट और enjoyable experience or situation, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।